आए और बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, इसके बाद में फिर हम लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे पहले मैं हमारे जो डॉक्टर सिद्धार्थ जी और डॉक्टर राजवीर जी का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से आपको अपने व्यूज शेयर करने के लिए अपना वक्त निकाला। उनके लिए उनका स्वागत और धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपको सिंह साहब ने बताया कि आज आपके दो इम्पैक्ट लेक्चर्स होंगे और ये आपके होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द आईआईसी। आईआईसी है क्या? बोलिए आईआईसी डू यू नो? ये बेटा इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन शहरी काउंसिल। तो बेसिकली ये जो आपकी आईआईसी है, इट इज द अंडर ऑफ द एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये उसके अंडर में काम करती है और इसका जो मेनली एम है ना, वो ये है कि आपके इंस्टीट्यूशन मतलब आप जानते हो आजकल जो सबसे ज़्यादा क्रेज है दैट इज ऑफ द रिसर्च। आप खाली थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ के आप क्या कर सकते हैं? सिंपली यू कैन क्लियर योर डिग्री बेस्ड एग्जाम। जो आपको डिग्री मिलेगी आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा मेहनत कर लोगे थोड़ी परसेंटेज मिल जाएगी। बट if some points of the research experience or the innovation experience is associated with your degree, okay, then it will be additional benefit for you whenever you will move in the market or the industry for the job. So hence, so it is very necessary to acquire the knowledge of the research and the innovation. Is it clear? So that's why we must concentrate over the views or we can say lectures delivered by the experts. Okay? So thank you. Again I welcome both the experts of the day. Thank you. Now Mr. Ranveer Singh. सर ने आपको इस प्रोग्राम का डिटेल बता दिया है। ये दो लेक्चर्स होंगे। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे जो मेहमान हैं उनको सॉल उड़ाकर सम्मानित करें। तो डॉक्टर वर्ल्ड और डॉक्टर राघवेंद्र सर प्लीज हमारा आ जाओ। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर सिद्धार्थ वर्ल्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज कम ऑन द राइज एंड अपना जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करें।
सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर एंड रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर उदय शंकर जी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो वर्ड्स बोले, दे आर नॉट जस्ट मोटिवेटिंग फॉर यू गाइस, दे आर मोटिवेटिंग फॉर मी ऑल्सो। तो सर थैंक यू सो मच। एंड मैं प्रोफेसर रणविजय सिंह सर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि IIC प्रेसिडेंट है BCGM, एंड बाकी जितने भी यहाँ पे रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स, रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स और सबसे इम्पोर्टेंट आप जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सबको इस इम्पैक्ट लेक्चर के लिए एक थैंक्स बोलना चाहूँगा कि यू हैव प्रोवाइडेड मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज विद यू गाइस। सो थैंक यू सो मच एंड आप अपने आप के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। So the topic which I have chosen for the today's talk is nurturing next gen entrepreneurs, incubation and innovation with IIC। तो जो इम्पैक्ट है इसका अगर हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट लेक्चर, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है वो है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है आप पे। IIC जो है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MHRD की एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे भी इंजीनियरिंग है या मैनेजमेंट है या कोई भी कोर्सेज है, वहाँ के बच्चों को वो चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे उद्यमशील बने, एंटरप्रेन्योर्स बने, एंड दे स्टार्ट नॉट जस्ट एज अ जॉब सीकर बट एज अ जॉब प्रोवाइडर। तो आज की जो टॉक है इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज, इसमें मैं फोकस करूंगा कि आप सब लोग जो आप सब में प्रतिभा छुपी हुई है, जो कि आपके गुरु आपको डेली एक उस मूर्तिकार की तरह जो धीरे धीरे आपको कभी डांट के, कभी प्यार से, जो आपके कभी एग्जाम्स ले रहे हैं, कभी डायरेक्टर सर आपके साथ बात करते होंगे, कभी आपके फैकल्टीज आपके साथ बात करते होंगे, तो वो एक उस मूर्तिकार की तरह धीरे धीरे एक छेनी की तरह दे आर शेपिंग यू अप टू बी द इंजीनियर्स जो इंडिया चाहता है। आज हम बात करते हैं विकसित भारत की 2047 में, तो आप सबके गुरु को और आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। सो आई कंटिन्यू विद माय लेक्चर टुडे। So, first of all, the topic which I have chosen, nurturing next gen entrepreneurs, incubation and innovation with IIC। सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द है इसमें वो है नर्चरिंग। जब आप घर में छोटे होते थे बचपन में, तब आप कभी कोई फ्रूट्स खाते थे, तो आपके पास जब बीज आता था, तो आप जब दूसरों के घर में या कभी आपके मामा के घर में कोई पेड़ होता था, तो आप सोचते थे यार मेरे दादा के घर में वो पेड़ नहीं है, तो मुझे भी वही पेड़ अपने घर में भी यहाँ पे उगाना है। तो आप जाते थे एंड यू स्टार्ट सोइंग दैट सीड एट योर होम, और जब आप उस बीज को उगाते थे तो आप उसको पानी देते थे, आप डेली जाके चेक करते थे कि वो कितना बड़ा हुआ है, आज उसमें पत्ते आए नहीं आए, मम्मी से पूछते थे कि क्या हो रहा है। देन यू स्टार्ट उसको आप नर्चर करते थे, उसमें आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं अपनी टॉक इंग्लिश में रखूंगा, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर कम्युनिकेशन। तो जब आप उसको नर्चर करते हो, द सेम थिंग गोज विद यू गाइस, कि हम आपको कैसे नर्चर कर रहे हैं। जब हम वी आर पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं, वो डेली आपसे जब कम्युनिकेट करते हैं, डेली आपके पास कोई नोटिस निकालते हैं, कोई IIC का टॉप करवाते हैं, तो वो आपको नर्चर कर रहे हैं। ये यहाँ पे कोई रोल प्ले कर रहे हैं ताकि आप कल के लिए तैयार हो जाएं। बिकॉज बच्चों जब तक स्टडीज चलती है, एक स्ट्रेस फ्री रहते हो, तब तक आपको सिर्फ एग्जाम की टेंशन होती है। लेकिन जब आप मार्केट सिनेरियो की बात करोगे, जब आप बाहर निकलोगे बीटेक की डिग्री के बाद, और अगर जॉब नहीं होगी तो बहुत बुरा लगता है। अगर आप घर में अकेले भी बैठे ना, पंखा चल रहा है, तो लगता है कि ये कुछ नहीं कमा रहा है, इसके कारण 2 पंखे यूज हो रहा है, बिजली का बिल आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जॉब एंड एवरीथिंग यू हैव टू थिंक, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू यूज योर स्किल्स, यू हैव टू एनहांस योर स्किल्स, एंड दिस इम्पैक्ट लेक्चर इज फोकसिंग ऑन दैट। अब जब नर्चरिंग की बात आ रही है, तो मैं कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको पहले बता दूं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट। जब आप कोई काम सोचते हो, आपको आइडिया आता है कि पापा मुझे ऐसा करना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं है तो इतने पैसे चाहिए, तो आपको फंड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिना फंड तो कुछ भी नहीं होता है। पैसा तो हर चीज़ को मूव करता है, मनी मेक्स एवरीथिंग मूव, पैसा नहीं तो कुछ मूव नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? सीड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग। ये शब्द आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ रहे हो, तो अगर आपको ये शब्दों पर नहीं पता है, तो आप मार्केट में जो आपको फंड चाहिए, जैसे किसी भी मूवी का बनता है, एक डायरेक्टर होता है जो सिर्फ निर्देश करता है कि भाई ऐसे एक्टिंग करना है, रोना है, क्या करना है, लेकिन जब तक उस मूवी के पास पैसा नहीं है ना, वो मूवी लॉन्च ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपके पास सीड फंडिंग, जिसका मतलब है अर्ली स्टेज फंडिंग टू डेवलप आपका जो भी है आइडिया है उसको।
एंजल इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास पैसा है लेकिन जो चाहते हैं कि किसी के पास आइडिया है तो उसको आइडिया दें। वेंचर कैपिटल्स इन्वेस्टमेंट्स फर्म्स फोकस ऑन हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स, जो देखती हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा है। कोई पेटीएम में पैसा लगा रहा है, कोई फ़ोन पे में पैसा लगा रहा है, कोई जोमेटो में पैसा लगा रहा है, आप अपना इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे फ़ायदा होगा। ऐसे ही एक है इंपॉर्टेंट क्राउड फंडिंग कि आप कई जगहों से पैसा लेते हो एंड यू स्टार्ट अर्निंग। इन सब चीज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हमने चंद्रयान के बारे में बहुत सुना था कि हम चांद पे पहुँच गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हम चांद की बात कर रहे हैं, क्यों हम इतना पैसा लगा रहे हैं कि हमें चांद पे पहुँचना है, मार्स पे पहुँचना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब धरती पे हम इतने क्राउडेड हो जाएंगे, हमारी लाइफ सर्वाइवल जो कैपेसिटी है, जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है, वो खत्म हो जाएगी। तब आपको चांद पे रहना होगा या मार्स पे रहना होगा। कभी आपने सोचा कि आज जो कुर्सी आप ऐसे पटक देते हो, वो कुर्सी अगर 10 किलोग्राम की है तो उस जैसी कुर्सी का वजन अगर आपको चांद पे लेके जाना हो या मार्स पे लेके जाना हो तो कितना रुपए लगेगा? $20,000। 1 किलोग्राम अगर आपको चांद या मार्स पे लेके जाना है तो आपको $20,000 लगेगा। अब वहाँ पे आप चांद पे जाएंगे तो आपको गाय भैंस सब चीज़ें लेके जानी है, क्योंकि दूध वगैरह सब चीज़ें चाहिए। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को देखिएगा। साइंटिस्ट ने उस पर कुछ काम किया है और मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आप खुद ही देखिए उस वीडियो में। ये वीडियो क्या है? बकरी का बच्चा है। जनरली आप सोचते हैं कि बकरी जो है बकरी जो मदर है उसके पेट में पैदा होती है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल वूम्ब बनाया है कि आने वाली जनरेशन में जो बच्चे होंगे, मेल से सीमेन कलेक्ट किया, मदर से ओवा कलेक्ट किया और उसको एक थैली में डाल दिया। और हम अगर हमें सैनिक चाहिए तो हम क्यों किसी की शादी करवाएं, उनसे ऑफस्प्रिंग ले, हम आर्टिफिशियली क्यों ना ग्रो करवा लें। बकरियां भेड़, अगर हमें एक छोटा सा वॉयल्स लेकर जिसमें सीमेन है और छोटा सा वॉयल्स जिसमें ओवा है, अगर उसको चांद पे ले जाए, आप देखिए ये जिंदा बच्चा जो थैली के अंदर ग्रो कर रहा है, ये अपनी मदर के अंदर नहीं बाहर थैली में ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिशन सारी चीजें उसको प्रोवाइड की गई हैं। कई बार कैसा होगा, आपने बचपन में सुना होगा कि 7 महीने का पैदा हो गया, 6 महीने का पैदा हो गया, 4 महीने का पैदा हो। क्यों? क्योंकि मदर इतनी वीक थी कि इस बच्चे को कैरी नहीं कर सकती थी। तो ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए वहां पे जनरेशन, यहाँ से 50 लोगों को लेके जाने का वजन उठाने से बेटर है यहाँ से 50 सारे कैप्सूल्स ले गए और वहां पे उनको ऐसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए कि चांद पे भी हम एक कॉलोनी बना लें और वो मजदूर, वो साइंटिस्ट और वो बच्चे, डिजाइनर बेबीज हमारे लिए वहां पे रहने की व्यवस्था करें। यहाँ से एक बच्चे को लेके जाना यानी 50-60 किलोग्राम का तो होता ही है आप सबका वजन। तो सोचो 1 किलोग्राम के लिए अगर $20,000 लगेगा तो एक व्यक्ति को लेके जाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो ये सब भी एक एंटरप्रेन्योरशिप में ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जिन पे आप जैसे लोग ही काम कर रहे हैं, जिनके लिए और उस आइडिया को क्रियान्वित करने के लिए आपको फंडिंग तो चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब आपके पास फंडिंग आ गई, लेकिन आप अपने आइडिया को करोगे कहाँ पे? आपको अगर क्रिकेट खेलना है, बाहर बारिश होता है, आप क्या करते हो? घर पे ही 3 लाइनें लगा लेते हो गैलरी में और इधर से डिसाइड कर लेते हो कि इधर से इधर बॉल गई तो 2 रन, इधर चले गए तो 4 रन, एक टप्पा खा के एक हाथ से पकड़ दिया तो 2 आउट। आप अपने डिसाइड करते हो खुद। तो अब आप जब आप फंडिंग कर लेते हो तो आपको क्रिकेट के लिए आपके पास बॉल है, बैट है, खेलोगे कहाँ? तो आप जगह ढूंढते हो, गैलरी में खेल लें, बारिश आ रही है तो कहीं छत पे जाके खेल लें, तो ऐसे किस तरह से खेलना है। तो वो जो अब आपके मन में जो आइडिया है ना, वो कहाँ खेलेगा, उसके लिए आपको चाहिए इंक्यूबेशन सेंटर, यानी कि जहाँ पे आपका विचार बड़ा हो सके, ग्रो कर सके। आप बचपन में खेलते होंगे माचिस की डिब्बी में 2 टायर लगा के, डांटा लगा के, कुछ बोतल के कैप लगा के, फिर मम्मी पापा बोलते थे बेटा तो इंजीनियर बनेगा। तो आपके पास आइडिया था, वो लोग ऐसे ही आइडियाज ऐसे ही चलते हैं। कुछ साल पहले आपने एक बीमारी देखी जिसका नाम था कोविड। किसी को पता ही नहीं था करना क्या है इसमें, सब लोग ऐसे डर रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। कोई किसी को छू लेता था तो हाथ धो के, मम्मी पापा बोलते थे हाथ धो के और ये करो, नोट्स पे इतना सारा। तो कभी हाथ जिंदगी में नहीं धोए होंगे जितने उन हाथ को उस 1 साल में धो दिए होंगे। हाथों की लकीरें बिक गई थी,
छाले पड़ने लगे। तो वो सब चीज़ें जब हमने कोविड देखे तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि जहाँ पे नई नई दवाइयों के लिए, नए नए विचारों के लिए हमें इंक्यूबेशन एज वेल एज वी हैव टू लुक फॉर फंडिंग। अब बात आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्टूडेंट्स। हम एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्टूडेंट्स की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कल आप ही, ये देश आपके ही हाथों में होने वाला है। टीचर्स जब हम सब एक एज के बाद हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब आपको ही देश को संभालना है। तो आपके लिए जो लेक्चर्स आपके डायरेक्टर सर करवा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज अ फोरसाइटेड मैन, उसको पता है कि कल देश आपके बागडोर में होगा, इसीलिए ये लेक्चर्स जो हो रहे हैं। आई थैंक योर डायरेक्टर सर फॉर दीज काइंड्स ऑफ टॉक्स बिकॉज ही इज मेकिंग यू, प्रिपेयरिंग यू फॉर टुमारोज इंडिया। Somewhere he is playing his role as a director of institutions. जो आपके लिए वो क्लास के समय रोक के 2 घंटे की क्लास रोक के आपके लिए जो लेक्चर हो रहा है ना, ये क्या पता किसी अगर एक बच्चा भी कोई ऐसा निकल आए जिसके माइंड में एक आइडिया हो और जिसको लगे कि हाँ मैंने एक इम्पैक्ट लेक्चर देखा था, और आप अपने टीचर्स के पास, जो इतने बढ़ते टीचर्स आपके पास हैं, उनसे साथ जाकर डिस्कस करें, सर आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट इन द फाइनल ईयर। आपके पास भी तो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स होते हैं। I tell you one thing, when I was in SRM University, because prior to IMS I was in SRM University, हमने एक पेटेंट ग्रांट किया है जिसमें जो बूचड़ खानों में जो स्किन होती है उसको तो उतार दिया जाता है, जो लेदर बनता है। जो मांस होता है उसको गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि उसके अंदर जो वसा है, जो फैट है, उसको निकाल के उससे मोमबत्तियाँ या पेट्रोल या कुछ ऐसी चीज़ें, ऑयल वगैरह चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन जो सींग होते हैं और जो खुर होते हैं जानवरों के, उनका कोई यूज़ नहीं होता। वो सींग, खुर, जो हड्डियाँ होती हैं, कोलगेट जैसी इंडस्ट्रीज ले लेती हैं, जो फिर वो कैल्शियम देना होता है अपनी पेस्ट को। सो बट उन खुरों का क्या होता है? उन जो गाय भैंसों के जो खुर होते हैं उनका क्या होता है? सींगों का क्या होता है? तो हमारे बच्चों ने उन खुरों को, उन सींगों से उनको पीस के उनसे ऐसी स्किन बनाई है कि जो लोग जल जाते हैं, जिनकी स्किन जल जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो स्किन पे खड्डे पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा वो धसा धसा सा स्किन दिखता है आपका। तो उन्होंने एक ऐसी आर्टिफिशियल स्किन बनाई है जो कि माइक्रोब की रेजिस्टेंस है। बिकॉज आपने देखा होगा जो जानवरों के खुर हैं वो पड़े रहते हैं, जानवर की स्किन गल जाती है, सींग पड़े रहेंगे, खुर पड़े रहेंगे, बहुत बाद में गलते हैं। तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी ताकत है, ऐसी रेजिस्टेंस है कि वो अपने आप को उन माइक्रोब से डिग्रेड होने से बचा रही है। तो बच्चों ने पहले इस चीज़ को समझा, उससे वो जो तत्व था जो उसको वो रेजिस्टेंस चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो निकाला और उन्होंने उसके ऊपर पेटेंट फाइल किया। पेटेंट फाइल करने के बाद वो पेटेंट एक फाइल करना होता है, उसमें से पब्लिश होता है, लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री आपको बुलाती है, हाँ जी तुमने ये बोला कि तुमने आर्टिफिशियल स्किन बनाई है, डिफेंड करो उसको, अब इसके रिजल्ट दिखाओ, तुमने कैसे आर्टिफिशियल स्किन बना दी कि जले जले पेशेंट हैं उनकी तुम स्किन बना दोगे, जो जिन लोगों के मांस फट गया है उसमें तुम वो डाल के मांस रिप्लेस करा दोगे। कुछ लोगों को होता है जिम जाने का मन तो करता है लेकिन डोले शोले चाहिए तो अंदर आर्टिफिशियल सिलिकॉन्स लगवा लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है हम तो बुजुर्गियत आ गई, स्किन पिचक रही है, अंदर स्किन टाइटनिंग करने के लिए कोलेजन या ऐसे कुछ मटेरियल्स लगवा लेते हैं। तो वो सारी चीज़ों का भी बहुत बड़ा मार्केट है। अब वो दिन गए कि सुंदरता सिर्फ मन की होती है, भी एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। आप भी उसी नए के पास जाते हो या उसी बार्बर के पास जाते हो जिसके पास आपको पता है कि मेरा स्टाइल हेयर स्टाइल अच्छा काटता है, यू डोंट गो टू एनीबॉडी एल्स। सो दिस ब्यूटी इंडस्ट्री आल्सो रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे आप सबके और आईटी सेक्टर, सीएस सेक्टर, मैकेनिकल, कितनी सारी चीज़ें, अगर हम चांद पे जाएंगे, अगर हम मार्स पे जाएंगे, हमें लाइट वेट चीज़ें चाहिए। कितनी सारे युद्ध ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ पे पनडुब्बियों का यूज़ होता है, लेकिन पनडुब्बी को बनाना बड़ा मुश्किल है। हम पानी में कितनी देर सांस रोक सकते हैं? कुछ टाइम तक। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल रेड ब्लड सेल्स बनाए हैं जिसमें मैकेनिकल वालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो सेल ऐसा सेल है जो आपको एक कैप्सूल की तरह लेना है, जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है वो वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि हर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है। वो रिसेप्टर के पास जाके बाइंड कर जाएगा, जैसे आपके फ़ोन में एंटीना होता है कि आपको नंबर आपका मिलता है तो आप ही को कॉल आती है। ऐसे ही जब बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही सेल्स होते हैं जो उसी बॉडी पार्ट पे पहुँच जाएंगे जिसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए। आप स्क्वाट्स लगाते हो तब आपके थाइस की मसल थक जाती है, तो अगर आपकी थाइस की मसल को तब आप क्या करते हो? बीच में वो लेते हो, प्री वर्कआउट होता है जो पहले लेते हैं जिम से, पोस्ट वर्कआउट जिम के बाद, और मिडल वर्कआउट होता है जब आप जिम कर रहे होते हो, बीच बीच में आप लेते रहते हो कुछ कुछ से, ताकि आपकी एक्सरसाइज होती रहे, मसल्स टूटती रहे। फिर आप घर जाके हैवी खाना खाते हो, प्रोटीन बनता है, वो टूटी हुई मसल्स को भरने के लिए वो प्रोटीन आपका जो खाना खाया, फिश, एग, जो भी वो भर जाए, तब फिर आपकी मसल्स का साइज बढ़ने लगता है। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल मैकेनिकल लोगों ने ऐसे आर्टिफिशियल रेड ब्लड सेल्स बनाए हैं
जिन सेल्स को अगर आप एक कैप्सूल की फॉर्म में ले लेते हो तो आपको ऑक्सीजन सांस से लो या ना लो, आप मुंह बंद रख लो, आपके शरीर में वो जो भी आपका ब्लड है उसमें जो एक्स्ट्रा वेस्ट निकल रहा है, जो आपकी सुबह आप एक्सक्रीट आउट करने जाते हो, लघु शंका और दीर्घ शंका करने जाते हो सुबह, वो क्या है? आपके शरीर का वेस्ट है। वो उसी वेस्ट को यूज करके उससे ऑक्सीजन बना रहा है और आपको सांस लेने की जरूरत भी नहीं है। आप सोचो दुश्मन देश की सीमा में आप पानी के नीचे नीचे चले जाओगे, पनडुब्बी तो फिर भी दिख जाएगी, लेकिन आजकल तो ऐसी पनडुब्बी आ रही है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली जो रडार या सोनार पे दिखती नहीं। लेकिन आप जैसे लोग भी एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी चीजें बनाई कि वो लोग, तो वो जो मैकेनिकल इंजीनियर है जिन्होंने वो आरबीसी बनाया उनका बड़ा योगदान। थोड़े टाइम के बाद ऐसे जो जितने भी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स हैं वो ऐसी चिप्स बना रहे हैं जो ब्रेन में सिर्फ फिट होगी, आपको जो पढ़ना है जैसा पढ़ना है वो आपके इसमें पेन ड्राइव की तरह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी बहुत स्कोप है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप जो आपको सोचना है, ये आपको सोचना होगा, करना होगा। एक फिजिक्स में लॉ है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू। तो एक फिजिस्ट ने एक थ्योरी दी कि अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसने एक मंत्र जपा। वो किस फॉर्म में था? एक एनर्जी की फॉर्म में था, और एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, खत्म तो हुई नहीं। तो वो साइंटिस्ट, आप एक मूवी है हेल्प बॉय, उसमें उन साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट दिया है कि जो मंत्र उस समय उच्चारण किए गए, उसी मंत्र की जो एनर्जी है वो खत्म नहीं हुई है, वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। क्या हम कोई ऐसा चीज करते हैं जैसे इंजन काम करता है, किसी एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्या हम वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई एनर्जी को वापस मंत्रों में कर लें और हमारे पास ब्रह्मास्त्र का पता चल जाए? कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि बिजली जो तारों के थ्रू जाती है जिसमें रेजिस्टेंस हमारा लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्या हम बिजली को सिग्नल्स डायरेक्ट एंटीनास या इस तरह से कुछ कर लें? तो ये सब चीजें आप जैसे इंजीनियर ही सोचते हैं। आपको थोड़ा सा आपको सोचना होगा और सोच को आप अपने पंख दीजिए, कन्फाइन मत रहिए कि यार मेरे को तो ऐसा ही लगता है, ऐसा नहीं होगा, इतना ही कर पाऊंगा। आपके जो गुरु है ना, आप उनको बिल्कुल उनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, आपके आइडियाज को वो बिल्कुल नर्चर करेंगे। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ स्टूडेंट्स है ये आप ही सबके लिए है। तो व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप मैटर्स? बिकॉज आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको लगता है मार्केट में जॉब नहीं है, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जॉब्स तो अपने आप होंगी। तो ये जितने भी आप सब अगर एंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का हर, आप भी कभी भी जाते होगे तो मोबाइल अगर मैं आपसे पूछूँ पूरा इतना बड़ा ईंट जैसा मोबाइल जो स्टार्टिंग में आता था नोकिया का, जब मुंह पे गिर जाए तो आप बेहोशी हो जाओ, अब इतने छोटे छोटे फोल्डेबल मोबाइल्स आ रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको भी तो वो आप मोबाइल पुराने वाले मोबाइल के लिए लेते हो, आप हमेशा आप एप्पल प्रो लेते हो। पहले एप्पल 11 था, फिर एप्पल 11s आया, फिर आपने बाद में चेंज करके प्रो लिया। तो आप जैसे लोग भी इनोवेशन अगर करना बंद कर देंगे तो आपके पास ये जो बेटर मोबाइल्स आ रहे हैं नहीं आ पाएंगे। कोविड से पहले कितने लोग थे गूगल मीट के बारे में जानते थे? कितने, कोई बहुत कम लोग जानते थे गूगल मीट के बारे में। जब कोविड आया सबको गूगल मीट समझना पड़ा। उसके बाद आया एक्टिव प्रेजेंटर, आया कि आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, आपका फेस भी रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि आपको वीडियो लेक्चर बना के देते हैं एक आपको अपने बच्चों के लिए लेक्चर बना के शेयर करने थे ग्रुप्स में, तो सब टीचर ने सीधे वो समझी, मेरे लिए भी वो नहीं थी। तो वो सब चीज़ें जो किसी ने बनाई होगी ना, वो भी तो इनोवेशन का ही पार्ट है। उसके बाद क्या है? पर्सनल ग्रोथ। आज जब हम इंक्रीमेंट का फॉर्म भरते हैं जुलाई के टाइम पे, जितने भी फैकल्टीज हैं वो भी तो अपने इसमें पब्लिकेशन दिखाते हैं, पब्लिकेशन, मेरा ये रिव्यू आर्टिकल GCK में, SCIS कॉर्पस में, एम्बॉस में, वर्ल्ड ऑफ साइंस में, आप बच्चे तो दिखाते हो सर मेरे को इतना नंबर देते हैं करना क्योंकि मेरे UT में अच्छे नंबर आए थे। तो वो सब पर्सनल ग्रोथ भी सब आपकी इनोवेशन से ही होती है। यू कैन नॉट डिटैच इनोवेशन फ्रॉम योर पर्सनल ग्रोथ। कई टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन होती हैं, कुछ टीचर्स एक ओल्ड मेथड यूज करते हैं, ओल्ड स्कूल मेथड, कुछ टीचर्स क्या है क्लास में टॉप करा देंगे, क्लास में कंपटीशन करा देंगे। तो हर तरह की चीज़ें इनोवेशन ऑफ एजुकेशन में भी आ रहा है, आपको देना पड़ता है इनोवेटिव मेथड्स आप क्लास में यूज करना। तो इनोवेशन इज एवरीवेयर एंड सबसे बेस्ट है सोशल इम्पैक्ट। अगर वैक्सीन आपको ना लगी होती तो आज आप ये अभी तक मास्क पहन के बैठे होते और एक हाथ का गैप लेके बैठे होते। क्यों? क्योंकि अभी तक तो कोरोना हैवक मचा चुका होता। और एक चीज़ और बता दूँ, अभी ये इजराइल और इनकी बड़ी युद्ध हो रहे हैं, तो मैं भी जब एक टॉक बना रहा था तो मैं देख रहा था कि कुछ इजराइल बड़ी इनोवेशन करता है, छोटा सा देश, और हमें हथियार बेचता है, हम उससे हथियार खरीदते हैं। तो उसने एक ऐसा बॉम्ब बनाया जिसका नाम है एथिकल बॉम्ब। अब वो एथिकल बॉम्ब क्या करता है? उसने वो बॉम्ब ऐसा बनाया कि हम मानते हैं कि हम इंडियंस लोग हैं आर्यंस, तो हमारा एक अपना जीन पूल है,
आपकी आंखें आपके पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से मिलती, क्यों? क्योंकि वो एक लेगेसी है, उसके जेनेटिक में मेकअप है कि मम्मी की जैसी आंखें होंगी या पापा के जैसे बाल होंगे। तो हम सबका जीन पूल आर्यंस वाला है और नीचे की साइड बोलते हैं द्रविडियंस वाला है। तो इजराइल ने जितने भी अरब कंट्रीज हैं उन सबका जीन पूल पढ़ लिया, स्पेसिफिकली जितने भी मुस्लिम नेशन है उनका जीन पूल। उसने ऐसा बॉम्ब बनाया जो सिर्फ उस जीन पूल के लोगों को ही अटैक करेगा। वो बॉम्ब क्या है? बायोवेपर। ऐसे माइक्रोब बनाए कि वो आपके सेल में जाएगा, अगर उसने देखा ये डीएनए ये वो वाला नहीं है, ये इंडियंस का है, तो अटैक नहीं करेगा। इजरायली का है, वो अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको पता चल गया कि ये अरब वाले लोगों का है तो उन्हीं को अटैक करेगा। आपको क्या लग रहा है जो ईरान के अभी प्रेसिडेंट की जो हेलीकॉप्टर से रईसी की डेथ हुई है, क्या ऐसे ही हो गई? प्रेसिडेंट का प्लेन 25 बार चेक होता है कि प्रेसिडेंट को जाना है, तो ऐसे नहीं होता कि वैसे अटैक हो गया, कुछ हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, क्या पता जो पायलट है उसको कोई नशे की चीज दे दी गई, क्या पता उनके एयर में ऐसे कुछ माइक्रोब छोड़ दिए गए हो जो पर्टिकुलर पायलट ऑफ अरब नेशंस का है, उसी को वो नींद आए या कुछ है, या उसके काम करने बंद करके उसको अटैक आ जाए एपिलेप्सी का। हर पायलट 320 लोगों को बैठाने से पहले उसकी चेक होती है, उसके न्यूरॉन टेस्ट होते हैं, उसने शराब तो नहीं पी रखी है, तब जाके वो प्लेन चलाने का उसको मौका मिलता है, वरना 300 के 320 लोग वो जहाज को लेके टूट जाएगा। तो क्या जब हम कॉमन आदमियों के लिए इतनी चेकिंग होती है, तो क्या प्रेसिडेंट का प्लेन जा रहा है या हेलीकॉप्टर जा रहा है उसकी चेकिंग नहीं होगी? आप सोचिए जरा, अगर वो वेपन, अगर मान लो आज तो हमारे इजराइल से अच्छे संबंध है, मान लो ब्लैक मार्केट से वो वेपन्स पहुंच गया चाइना के पास, चाइना ने बना लिया, चाइना ने अटैक कर दिया, तो कौन बचाएगा? कोविड के टाइम पे हम भाग रहे थे सब, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही थी, लोग अपने बड़े लोगों को भी जला रहे थे, अपना डर लग रहा था। सोचो अगर ऐसा कोई वेपन आ गया, ऐसा वेपन आ गया कि जिसमें आपके जिस व्यक्ति को भी वो चला गया और वो दूसरे को काट के खाएगा और उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा, कितने लोग उससे लड़ेंगे? हम तो टीचर्स को तो लड़ना भी नहीं आता, क्या करेंगे? हम ऐसे नहीं सोच सकते कि इनोवेशन हमारे काम की चीज नहीं है। आज आप जो ये चश्मा लगाते हो, पहले के टाइम पे मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं, लेंसेज आने लगे, तो यही तो किसी ने सोचा ही होगा ना। पहले के टाइम पे कांसे के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, उनको उनके अंदर काई ग्रीनिश चढ़ाता था, तो उनको डेली धोना पड़ता था, धीरे धीरे वो घिसने लग जाते थे। फिर अब स्टील के बर्तन आने लगे हैं, एक बार धो के रखो तो साफ ही रहते हैं। लेकिन जो तांबे और कांसे के बर्तन है पुराने टाइम के, उनमें हरा हरा लग जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, हमें सोचना होगा। अब डेवलपिंग का एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे अगर आपका माइंडसेट ऐसा बनाना है कि बेटा कल आपको कुछ इन्वेंशन करनी है, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? आपके अंदर जागरूक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आपको कितना लगता है यार इतनी क्यों नहीं है, मुझे देखना है, तो पक्का देखना है। क्यों आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही है? यू गेट दैट क्यूरियोसिटी इन योर माइंड एंड लेट्स गो फॉर पर्टिकुलर थिंग। इन द सेम वे यू नीड रेजिलियंस, कि आप अपने, अगर आपको कोई मुश्किल भी आ रही है, आपके पहले सिटी में कम नंबर आए, तो आप दोबारा मेहनत करके नेक्स्ट सिटी में आप अच्छे नंबर लेके आते हैं। यू हैव टू बाउंस बैक, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें आपको कुछ थिंक आउटसाइड द बॉक्स करना होगा। यू कैन नॉट जस्ट कन्फाइन योरसेल्फ कि हाँ ये सीनियर ने ऐसा किया था, सीनियर ने सॉफ्ट कॉपी भेज दी है, तो मैं यही प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड करूंगा। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। आपको देखना होगा कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जब तक आप ये देखोगे कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो चीज दिखेगी। कभी ना भीगने वाला तौलिया मार्केट में दिखेगा। तौलिया यूज किससे करते हैं? पानी पहुंचने के लिए, पानी सुखाने के लिए। और एक बंदा बोलता है मैंने ऐसा तौलिया बना दिया जो कभी भीगेगा नहीं, कोई खरीदेगा उसको? सोलर टॉर्च, सूरज की रोशनी में चलने वाली टॉर्च, कोई खरीदेगा उसको? आपको तो ऐसी चाहिए जो टॉर्च सूरज की एनर्जी को स्टोर कर ले और रात को चला ले। हवा से चलने वाला पंखा कौन यूज करेगा? अब है तो इनोवेशन, पेटेंट तो कराया जा सकता है इसमें। तो इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि इनोवेशन में आप बस कुछ भी अलग सा कर दिया। दैट शुड हैव अ सोशल इम्पैक्ट। फिर आपको एक डेफिनेट टारगेट मार्केट होना चाहिए आपका। यू शुड हैव अ डेफिनेट टारगेट मार्केट वेयर यू फाइंड योर कस्टमर्स। देन यू हैव अ वैल्यू प्रपोजिशन कि जो चीज आपकी प्रॉब्लम है उसकी एक सॉल्यूशन लोगों को वाकई देनी चाहिए। रिवेन्यू मॉडल, ऑब्वियसली कोई भी समाज सेवा के हिसाब से तो मुझे लगता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे टाटा पंखे ऐसी बांट रही है, या टाटा की कारें ऐसे मुफ्त में मिल रही हैं हर महीने की 1 तारीख को। So they want also to have some revenue generated for them. Cost structure, अगर आपकी जो मार्केट में कॉस्ट है आपकी गाड़ी की वो 25 लाख है और उसी तरह की कार मारुति सेलिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 8 लाख,
then people will go for 8 lakh car. So your innovation should not be that costly that people are not having that purchasing power to buy that car. And then operational plan. आपका ऑपरेशनल प्लान होना चाहिए, हवा में नहीं चलना चाहिए, ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा, वैसा हो जाएगा इधर उधर तो चांद पे पहुंच जाऊंगा और फिर मैं मार्स पे जाके छुट्टियां मनाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। You should have an operational plan where you can execute how to reach a protocol. If you don't have a working protocol, then you are doomed to fail. You may have an idea, that's good. You may have something to which is suitable for the society, that's good. You find that thing is having an application in society, so you can have a revenue generated. But if it is only in idea form, then you have to operationalize it. You have to have an operation. Then you can only bring it to the real form, to the real world. Accessing resources and funding. तो इसमें आपको मैंने आपको लास्ट टाइम जो पहली स्लाइड थी मैंने आपको सबसे पहले यही टर्म्स बताई थी कि आपको फंडिंग कहाँ से मिल सकती है और कैसे आप उन फंडिंग को यूटिलाइज कर सकते हो। अभी यूपीसीएसटी की तरफ से प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट था 20,000 समथिंग का। आप में से कितने लोगों ने अप्लाई किया था उसके बीटेक प्रोजेक्ट्स में? आपके यहाँ से किसी बच्चे ने अप्लाई किया था? फाइनल ईयर तो शायद मुझे लगा बैठा नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ये। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स वाले जो लोग हैं, मैं आपको कहूँगा एक साइट है internship.com, scholarship.com, इन्हीं नामों से साइट्स हैं, आप जाके देखिए वहाँ पे। और एक होता है problemfunding.com, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रॉब्लम्स हैं, आप उन साइट को देखिए, आपको जो प्रॉब्लम समझ आ रही है उस पर अपना आइडिया दीजिए। अगर आपका आइडिया वेल एग्जीक्यूट हुआ, वेल गुड हुआ, तो आपको वो फंडिंग करेंगे और आप उसको सोल्व कर सकते हैं। यू कैन ब्रिंग लॉरेंट टू योर कॉलेज ऑल्सो, आपके कॉलेज का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। आप अप्लाई कीजिए, MHRD की साइट पे जाके देखिए, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें डार्ट है स्कॉलरशिप DAAD, जिसमें सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं। आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तभी तो आप बाहर निकल पाएंगे। जनवरी से यू शुड अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप। बेटा ऐसा कोई नहीं होता कि कोई सिर्फ IIT में ही सिर्फ दिमाग होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी IIT की कम होती है, ऐसा नहीं है बच्चों। हम जो प्राइवेट कॉलेज में जो लोग हैं, जो हम टीचर्स हैं, हम भी आपको वही ज्ञान देते हैं जो कि किसी IIT शायद उनसे ज़्यादा बेहतर ज्ञान भी देते होंगे। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके टीचर्स। आप अपने टीचर से बात कीजिए, आप अपने हेड से बात कीजिए, आप अपने डायरेक्टर सर से बोलिए सर मेरा ये आइडिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर्स अपने शिष्य को भटका हुआ नहीं देखना चाहता होगा। ये जितने भी गुरु आपके सामने बैठे हैं, ये आपको बिल्कुल 100% मेहनत आपके साथ करना चाहिए। You come up with the ideas, you tell them, sir, I want to do project under your guidance, I want to work on this plan, and they will definitely going to help you out. और वो पक्का आपको बताएंगे, अच्छा मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, अगर ये आपको यहाँ पे टेस्ट नहीं हो पा रहा तो वहाँ जाके टेस्ट कर लेना, मैं बात करता हूँ उनसे, and you will have a very good, wonderful project, और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही आपको अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। अपने लिए तो कर ही सकते हैं आपके टीचर्स के पास ऑलरेडी बहुत क्वालिफिकेशन है, तो दे जस्ट नीड you to get motivated and use their expertise। अपने टीचर्स को ये मान के चलिए ये कोई ऐसा फल है जब तक आप इनके पास लाके नहीं आओगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। मैंने एक चीज हम भी देखते हैं IMS में, हमारे यहाँ पे पहले एक नोटिस निकला था कि बच्चों को मोबाइल क्लास में अलाउड नहीं होगा। फिर ये हुआ कि बच्चों के पेरेंट्स के कॉल आ जाते थे, तो फिर ये हुआ कि बच्चों को मोबाइल अलाउ कर दिया जाए। तो हमने एक ओपन मोबाइल टेस्ट किया, जैसे ओपन बुक टेस्ट होता है ऐसे ही ओपन मोबाइल टेस्ट रखा कि बच्चों को बोला मोबाइल आप यूज़ करते हो ना, कभी कोई रील देखता है, कोई इंस्टा में कुछ देखता है, तो हमने बोला ओपन मोबाइल टेस्ट करेंगे हम, और उसको हमने डाला इनोवेशन में। हम मोबाइल को हम ये मान के चले जैसे फेफड़े लंग होते हैं ना आपके, कुछ ऐसे मोबाइल है आपका अभी हिस्सा हो गया, जब तक आप 2-2 मिनट में मोबाइल ना देखो आपको चैन ही नहीं पड़ता है। तो अब हमने ओपन मोबाइल टेस्ट रखना शुरू किया, जिसमें हमने बच्चों को क्वेश्चंस दिया और बोला कि आप ओपन मोबाइल, आप मोबाइल यूज़ करते हो ना, अपना जीबी यूज़ करते हो, आप अपने सोल्व करो क्वेश्चंस। हमने वो क्वेश्चन दिया, ग्रेड के क्वेश्चंस थे वो। अब इससे क्या हुआ, उन बच्चों ने अपने ही मोबाइल को यूज़ किया, अपने ही डाटा को यूज़ किया, और ग्रेड के वो क्वेश्चन थे, चाहे वो मैकेनिक, क्योंकि हमारे यहाँ सारी ब्रांचेस हैं, तो सारी ब्रांचेस में हमने वो ऐसा हमने किया। तो ओपन मोबाइल हमने क्या, ग्रेड के क्वेश्चन थे, करो सोल्व। तो हमने बच्चों ने वो सोल्व किए। अब वो सोल्व करने से उनको एटलीस्ट कुछ तो गेट के बारे में पता चला। हाउ मेनी ऑफ यू नोज द फुल फॉर्म ऑफ गेट? किसी को गेट की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बहुत अच्छी बात है, गुड, थैंक यू। उसके बाद है नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग कनेक्शंस। कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना नेटवर्क के हो पाए। आज के टाइम पे आप मैकेनिकल वाले सिर्फ अकेले काम करते हो, गए होते हैं। अब मैकेनिकल वाले
बायोटेक अब आने लगी है अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि मैंने पीएचडी किया एनआईटी इलाहाबाद से, तो एनआईटी इलाहाबाद में अप्लाइड मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट है, बायोटेक उसके अंदर आती है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल वाले बायोलॉजी वालों के साथ काम नहीं कर सकते। बायोमेडिकल में कितने सारे आर्टिफिशियल लिंब बनते हैं, आर्टिफिशियल हैंड्स बनते हैं, वो सब मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सब मिलके काम करते हैं, आईटी, कंप्यूटर साइंस। इवन मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं आईआईसी प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने जितने भी डिपार्टमेंट थे उनमें हमने एक डेट निर्धारित कर दी कि सभी बच्चे अपने दूसरे डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट करेंगे, एक प्रोजेक्ट प्लान सबमिट करेंगे। क्योंकि अभी आया था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023, कितने लोगों ने उसमें पार्ट लिया था? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, वो तो ओपन था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई भी ले सकता था। बच्चों, आपको थोड़ा सा ना इनोवेशन की तरफ सोचना होगा, बिकॉज सिलेबस आपका भी वही है, आईआईटी वालों का भी वही है। हमें और उनमें बस थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि हमें लगता है कि वो हम एक ओपन विंडो वाली बस में चल रहे हैं, वो बस एक फुली मर्सिडीज वाली एक अच्छी सी बस में चल रहे हैं, लेकिन हम हैं तो वही ना, दिमाग हमारे पास भी उतना है। तो जो हम आपको ये यंग नेक्स्ट जनरेशन जो मेरा टॉपिक है ना, वही आपको सोचना होगा। सर टाइम बता दीजिएगा मुझे। ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड फेलियर्स। बेटा आप खड़े हो जाइए एक बार। आप सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, और उसमें साथ में क्या लिखा है? नहीं, उसके नीचे एम्प्रेस फेलियर के नीचे वाइट में क्या लिखा है? देख नहीं रहा, इसका लिखा है यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। इसने ये नहीं बोला कि यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, इसने बोला लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, उसको यूटिलाइज करना ना करना तो यूटिलाइजेशन है, और इसने बोला लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। आपको खुद एक अपॉर्चुनिटीज देखनी होगी, समझनी होगी, कर चलिए। सीक फीडबैक। आपके यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो अपना फीडबैक देखते हैं? आप अपने दोस्तों से पूछते हो ये ड्रेस कैसी लग रही है? क्यों पूछते हो? वो क्या होता है, फीडबैक ही तो है। अगर उसने बोल दिया क्या कटिंग करा के आया, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर आप उसको उस बात को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके टीचर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं, तो आपके मन में एक जागरूकता आती है कि यू हैव टू गेट मोर गुड मार्क्स। तो फीडबैक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में वाकई में आप किसी दूसरे जो उसी फील्ड में निकला हुआ व्यक्ति है, आप उससे बात कीजिए। अभी मेरे डायरेक्टर सर से बात हुई थी, प्रोफेसर शंकर जी से। सर ने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई। मैंने सर से बोला कि सर मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँगा। तो वो उस जिस चीज़ के एक्सपर्ट है, मैं उनसे चाहता हूँ वो चीज़ें सीखना। तो आपको भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको भी जिस चीज़ में आप महारत हासिल करना चाहते हो, आपको उन लोगों से सीखना होगा जो आपसे सीनियर है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखने से कोई छोटा भी नहीं होता। जिसने सीखना बंद कर दिया, समझ लो वो मृत्यु के निकट ही है वो। हनुमान जी कभी भी ऐसे करके हमेशा नतमस्तक रहे, और देख लो उन्हीं को अमृत तो प्राप्त हुआ, और वो आज तक जिंदा है। जब भगवान ऊपर जाने लगे तो बोला गया कि हनुमान जी आप जमीन पे रहिए, तो भगवान ने भी उन्हीं को क्यों वरदान दिया अमर होने का? क्योंकि वो झुके हुए रहते हैं, वो सीखना चाहते हैं। और जो सीखना चाहता है ना, वो झुकता है। झुकने का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने सम्मान को त्याग दो। आपको अपने गुरु के आगे, अपने सीनियर्स के आगे उसे पूछना होगा। किसी को कोई अच्छी चीज़ आती है, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ अच्छी चीज़ आती है, तो हम उनसे पूछते हैं ये तुम कैसे यूज़ करते हो? हम सीखते हैं। We can learn from our peer also, we can learn from our seniors also, we can learn from our students also. And you can also learn from your colleagues, you can also learn from your seniors, your juniors. The entrepreneurial ecosystem in India। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया में क्या entrepreneurial system किस तरह से चल रहा है। हमारी इंडिया की इकोनॉमी, जिसको मोदी जी बोल रहे हैं कि हम इसको तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो अभी हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम चाहते हैं कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। कितने लोगों को पैसा काटता है? कितने लोगों को लगता है कि पैसा नहीं आना चाहिए? और कितने लोगों को लगता है पैसा आना चाहिए? तो पैसा तभी आएगा ना बच्चों, हमारी रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर हमारी इकोनॉमी भी अफगानिस्तान या जो ये देश बिल्कुल नामीबिया, जिनमें युद्ध हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है, एक
घर का थोड़ा सा रिनोवेशन कराने में 1.5-2 लाख तो ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। कभी अपने पापा मम्मी से पूछेगा कैसे मुश्किल से वो घर बनाते हैं, कभी आप पूछेगा उनसे कितनी मेहनत करते हैं वो। तो आपको ये समझना होगा कि जो रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है वो तभी होगी जब आप सब इनोवेशन में इन्वॉल्व होंगे, आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। फिर क्या है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, और हमारी फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बहुत सारी हैं। मैं आपको बता सकता हूँ आपको कितनी सारी ऐसी पॉलिसीज हैं। उसमें टीचर का नाम आपको डालना है और अपना नाम डालना है, फंडिंग मिलेगी, टीचर्स को पूरा ब्यौरा रखना है, कितना किस तरह से वो होगा, खर्चा होगा, आपको काम करना है। You have to think, and I think request all the respected teachers also कि जब आप फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट्स हो आप उसको देखें, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एक्सेस टू फंडिंग एंड मेंटरशिप, बहुत सारे मेंटर इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये देखिए हमारे कॉलेज में जो ये बीच में हमारे डायरेक्टर हैं, ये जब स्टूडेंट का जब हमारे यहाँ पे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हो रहा था, तो हमारे यहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई टॉक होती है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एक टॉक देता है, आईआईसी प्रेसिडेंट एक टॉक देता है, डायरेक्टर एक टॉक देता है, फैकल्टी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो एक टॉक देता है, उन्हीं के पेपर की एक टॉक होती है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉक होती रहती है, बिकॉज सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे यहाँ पे हर बच्चे का फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स क्लब है, जिसमें वो एक पेपर बच्चा खुद एक पेपर पढ़ता है। कोई ना कोई बच्चा फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट तो करेगा ना, प्रोजेक्ट करने के लिए पेपर पढ़ना है उसको। जो उनका बेस पेपर होता है, जिस पेपर को वो बेस मानते हैं, जिस पेपर को वो समझते हैं कि हाँ ये वाले पेपर का काम मुझे इससे मिलता जुलता काम करना है, वो उस पेपर को प्रेजेंट करते हैं बच्चे, और फिर गैप बताते हैं कि भैया इस पेपर में ये गैप थे, लेकिन हम सर आपके साथ मिलकर ये गैप को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि काम, क्योंकि रिसर्च कुछ नहीं होता, हर चीज़ रिसर्च है। अब वो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, दुनिया में जितने माइक्रोब्स हैं, बायोलॉजी में अभी तक हम सिर्फ 2% माइक्रोब्स को ही पढ़ पाए हैं। और सोचो कोविड ऐसा, अभी बाकी के 98 तो बचे हुए हैं, बिकॉज आई एम ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट, सो आई कैन टेल यू दैट। आपकी जो स्किन पे माइक्रोब्स है ना, वो आपके जितनी भी ओपनिंग्स भगवान ने हमारे शरीर में दी हैं, उन सभी में एक पर्टिकुलर माइक्रोफ्लोरा होता है। स्किन्स पे पोर हैं, रोए हैं हमारे यहाँ पे ओपनिंग्स हैं, दूसरा माइक्रोब हवा में चलता चलता टिपक जाता है। कितने लोग ऐसे हैं, टीबी एक ऐसी बीमारी जो हवा से फैलती है। अगर यहाँ पे कहीं किसी भीड़ में किसी को अगर टीबी है तो वो सांस ले रहा है, वो ले रहा है, तो उसको कंप्लीट कोर्स करने के बाद ही क्राउड में आना अलाउड होता है। उनके अलग वार्ड होते हैं, अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, एक ही जगह पे वार्ड नहीं होता है। उनकी दवाइयाँ, अगर वो अपना कोर्स 12 दिन का कोर्स है, उसने 9 दिन कोर्स किया है, तो माइक्रोब रेजिस्ट हो जाएगा, और वो फिर माइक्रोब ऐसा होगा कि जितनी डोज उसको अगर 200 mg की दवाई चाहिए थी, तो अगली बार 500 mg की, और जो उसके आसपास लोग थे उनको भी 500 mg की चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अब तक खोजी ही नहीं जा चुकी हैं। इनविजिबल क्लॉक, जो आपने हैरी पॉटर मूवी में देखा था कि कपड़ा उसने पहन लिया, फिजिक्स में सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हम लाइट्स को डेविएट करते हैं। मैं कह रहा हूँ इतना नहीं, अगर ज़्यादा ना सोचिए, थोड़ा थोड़ा तो हम देखें आसपास क्या चीज़ें ऐसी हैं। पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है, आप कभी बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में बात कीजिए। आप कभी ये सोचिए कि पेस्टिसाइड यूज़ क्यों होते हैं। पौधों को भी जीने के लिए हवा चाहिए होती है, तो जड़ों को अगर मजबूत है तो जड़ों में कितना मिट्टी खोदनी है, उसके लिए मैकेनिकल कितना जो टूल बनेगा वो कितनी डेप्थ वाला हो, मृदा की जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो सब कितना मेंटेन करे, सब चीज़ें हो सकती हैं। आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा इस साल 4 स्टार है, तो 4 स्टार होने के बाद हमें 5 कॉलेजेस मिले जिनके हम मेंटर्स हैं। उसमें एक है इंटरनल यूनिवर्सिटी, हम 5 राज्यों में हैं जहाँ पे हम उनको गाइड कर रहे हैं। एंड बीइंग आईआईसी प्रेसिडेंट, मैं उनकी मीटिंग लेता हूँ तो हम वहाँ के बच्चों से भी बात करते हैं। एक इंटरनल यूनिवर्सिटी है सिरमौर हिमाचल प्रदेश, एक कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, मराठवाड़ा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बुलंदशहर, और इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट देहरादून, और एक मेरी करके है मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। इन 5 के हम मेंटर हैं। तो हम जो इनके मेंटर हैं उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं आईआईसी की एक्टिविटीज अगर कम हुई हैं और कितने सारे टॉक्स वगैरह जो है उनको कैसे करना है, तो वहाँ के बच्चे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी मिल जाए। अब बात आ रही है कि फोस्टरिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास इनोवेशन है, मान लो कि बच्चे बहुत अच्छे बच्चे इनोवेशन करना चाहते हैं, तो क्या हम उनको उस तरह का वातावरण प्रोवाइड कर रहे हैं? तभी मेरे टॉपिक का पहला वर्ड था नर्चरिंग। आप में से कितने लोग हैं कि जो जब मुझे ये कितने लोग ऐसे जिनको गेट में लिटरली इनको लगता है कि हाँ मुझे गेट की क्वालिफाई करना है?
कितने बच्चे ऐसे जो चाहते हैं कि मैं गेट क्वालिफाई करना चाहता हूँ, और कितने बच्चों को गेट के बारे में नहीं पता है? प्लीज़ बेटा, कोई शर्म वाली बात नहीं, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। कितने लोगों को नहीं पता है गेट के बारे में? और कितने लोग ऐसे जो बहुत शर्मीले हैं, क्वेश्चन क्लास में पूछते नहीं है? बेटा वो शर्म छोड़ दीजिए। अब पानी में डूब रहे हो और तैरना नहीं है, क्यों? क्योंकि पानी में तैरने के लिए हाथ पैर मारोगे और पानी ऐसे छिड़केगा और सबको लगेगा इसको तो तैरना नहीं है, क्योंकि जो तैरने वाला बंदा है वो तो आराम से जा रहा है, उसको देख के आप वाव कर रहे हो। लेकिन आप डूब रहे हो और आपको शर्म आ रही है कि सब देख रहे हैं और मैं ऐसे ऐसे करूँगा, मैं बचाओ बचाओ चिल्लाऊंगा। बेटा फिर तो डूब ही जाओगे, शर्म त्यागनी पड़ेगी। समझ रहे हो? फिर अगर आप शर्म नहीं त्यागोगे तो फिर डूब जाओ। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस ग्रोथ। अब आपके पास टेक्नोलॉजी तो है, आपको कितना अच्छा कॉलेज मिला हुआ है, आपके यहाँ पे हर फैसिलिटी के बारे में ध्यान रखा गया, अच्छे माइंड है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप इन टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपनी इनोवेशंस को प्रमोट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी टेक्नोलॉजी VCTM, जब विवेकानंदा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर देता है, तो आप अपने टीचर्स और अपने डायरेक्टर्स के साथ मिलकर उस टेक्नोलॉजी को सोचिए कि कैसे इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके जा सकते हैं। स्केल अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल्टिवेटिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, ये मैं सभी टीचर्स से निवेदन करूँगा कि जितने भी अगर आपको लगता है क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर वाकई में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, तो आपके यहाँ पे अगर कुछ ऐसी पॉलिसी है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप IIC की या NIST की पॉलिसी, जिसमें अगर बच्चा वो एक रूम दे दीजिए बच्चों को जहाँ पे वो काम करके उनके अटेंडेंस को थोड़ा सा देख लीजिए कि वो बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहा है तो उसकी अटेंडेंस अगर 75% से कम जा रही है, तो एक ऐसी पॉलिसी बना लीजिए कि कितने घंटे उसने अपनी क्रिएटिविटी पे लिए तो उसको हम इतने % अटेंडेंस का ग्रेस दे सकते हैं। बिल्डिंग अ सपोर्टिव कम्युनिटी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरा दोस्त है आज मेरी सक्सेस के पीछे? है कोई यहाँ पे? लड़कियाँ, कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मेरा दोस्त मेरे सक्सेस के पीछे मेरे दोस्त का हाथ है, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है? और कितने ऐसे जिनको लगता है कि एक केकड़ा सिंड्रोम है? केकड़ा सिंड्रोम पता है आपको? पता है मछलियों की टोकरी को बांध के रखा जाता है और तो केकड़े की टोकरियों को खुला छोड़ा जाता है, क्योंकि केकड़ा अगर कोई बाहर निकले ना दूसरा केकड़ा तो उसमें टोकरी को बांधने की जरूरत ही नहीं है, और मछली जो है वो अपने आप ही तलाई। तो आपके कितने दोस्त यहाँ पे केकड़े हैं? आप उस केकड़े दोस्तों से दूर रहें and start working on yourself. अब about IIC, अच्छा ठीक है बच्चों, about IIC इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का हम थैंक्स बोलते हैं कि जो ये टॉक है आपके लिए रणविजय सर जो आपके IIC प्रेसिडेंट हैं अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ योर डायरेक्टर सर, एक टॉक जो करा रहे हैं मेरे साथ और प्रोफेसर राघवेंद्र के साथ, ये जो टॉक है ये आपके बेनिफिट के लिए है। तो आपको ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम समझ सकते हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव हैं आपके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, और की फीचर्स क्या है ये आपको सपोर्ट करेंगे मेंटर। क्या पता आपका इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि IIT दिल्ली का जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ पे आपको मिल जाए। प्रोग्राम स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे वर्कशॉप होती होगी, सेमिनार्स भी होते हैं, आपके टीचर जो डेली आपको पढ़ा रहे हैं बेटा वो एक तरह से सेमिनार ही है, वो उस टफ चीज को समझते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उस चिड़िया के बच्चे को जैसे उसकी माँ वो दाना छोटा छोटा करके खिलाती है वो आपको उस तरह से बड़ा कर रहे हैं आपके टीचर्स। रिसोर्सेज, और आपका कॉलेज आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर ही रहा है। तो बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप IIC की साइट पे जाएं और उन सभी क्राइटेरियाज को देखें, हाउ यू कैन बेनिफिट योरसेल्फ। और इंक्यूबेशन सर्विस में आपको मेंटरशिप मिलती है, फंडिंग मिलती है, नेटवर्किंग मिलती है। IIT का इंक्यूबेशन सेल है, हर IIT में एक इंक्यूबेशन सेल है, हर NIT में एक इंक्यूबेशन सेल है, IISER में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सब जगह इंक्यूबेशन सेल है। उसके लिए फंडिंग मिलती है, आपको वहाँ पे जाके आप अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज आपके यहीं से निकल सकती हैं। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप जिसके अंदर 10 में से 10 कॉन्फिडेंस है? कितने बच्चे ऐसे जिनको अपने आप पे लगता है कि 10 में से 9 कॉन्फिडेंस है? कितने बच्चे ऐसे जिनको लगता है मैं 10 में से 8 कॉन्फिडेंस है?
जब तुमको खुद अपने पे विश्वास नहीं है और तुम मार्केट में चाहते हो कि लोग तुम पे विश्वास करें, तुम ऐसे ड्राइवर ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो पूछेगा बेटा सीजर किस हाथ से पकड़ूं, लेफ्ट से या राइट से, तो तुम करवाओगे उससे ऑपरेशन। और तुम जब प्लेसमेंट की बात आई, हमें प्लेसमेंट चाहिए, आपने प्लेसमेंट नहीं करवाया, आप तो नहीं करने लो, कॉलेज की जिम्मेदारी है। सब बातें कॉलेज की नहीं होती, सब डायरेक्टर सर की जिम्मेदारी नहीं है, तो जिम्मेदारी आपकी भी है अपने टेक्निकल। कुछ लोगों को लगता है, देखो मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद एक ऐसी पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हरियाणवी यूज़ होती है। तो जब मैं हरियाणा से पढ़ के आया, तो मैं दिल्ली जब आया, बिकॉज मेरे फादर एयरफोर्स में है, तो मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, तो मैं हरियाणवी में बात करे करता। फिर सारे बड़ा जो करते भाई तो काम तो उठा रहा है। तो जब मैं हरियाणवी बोलता था तो मुझे वो नीचा दिखाते थे, मुझे ऐसा फील कराते थे कि लाइक कि मैं पता नहीं गाँव से उठ के हूँ, बट ब्रेन तो मेरे पास उतना ही था। तो मैंने अपनी कमियों को समझा, क्योंकि मैंने समझा कि यार हरियाणवी भी तो हमारी भाषा है, हिंदी भी तो हमारी भाषा है, हमें शर्म क्यों आनी चाहिए। तब मेरे एक सीनियर ने मुझे एग्जाम्पल बोला कि देखो गर्मी में जब तुम रहते हो तो तुम कुछ तरह के पर्टिकुलर तरह का परिधान पहनते हो, अब जब सर्दी आती है तो अपने आप को चेंज करते हो ना। तो जब अब जमाना बदल रहा है, आप हिंदी पढ़ो, अपनी स्किन को मत उतारो, आप अपने वही इंसान लग रहो, लेकिन सर्दी आई है तो स्वेटर पहन लो ना। तो जब कंपनी आ रही है प्लेसमेंट से, तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी ना। यू नीड टू हैव दैट मिनिमम कम्युनिकेशन स्किल्स। कई बार ऐसा होता है, ज्ञान होता है लेकिन हम बता नहीं पाते अपने फियर को, अपने डर को। ये ना मेंटेलिटी होती है, स्टेज पे खड़े हो आगे के तो पसीने करता, मुझे सब देख रहे हैं। अरे तो देख रहे हैं तो क्या हो गया भाई, देखेंगे तो देखेंगे, उनके यहाँ पे तो तुम नहीं बोल सकते। अभी मैं बोलूँ ना कि यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे कोई आके अपना एक थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताओ, तो आप में से सबको बोलना चाहिए हाँ सर, मैं खुद आके बोलना चाहिए हाँ सर मैं कराऊँ। क्योंकि ये सब चीज़ें अभी भी आपके पास 2 साल हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं। कल मान लो एक टाटा वाले लोग आके आपको बोलते हैं ठीक है हम आपको 20 लाख रुपए देंगे, चलो 2 प्रेजेंटेशन आपके प्रोजेक्ट को, आपके टीचर ने आपको पूरी तैयारी करवाई, रात भर बैठ के टीचर ने तैयारी कराई। अब जब बात आई बोलने की, टीचर थोड़ी ना बोलेगा, बोलना तो आपको ही है। अब आप बोल नहीं पा रहे, सर मैं करना तो चाहता, सर मुझे पता था सर, हो नहीं पाया। अरे क्यों नहीं हो पाया, किस लिए नहीं हो पाया? नहीं आती तो सीखो। साइकिल क्या पहले सबको 1 साल में पैदा होते साइकिल चलानी सबको आती होती है क्या? सीखते हो ना साइकिल चलाना, तो इंग्लिश भी सीख लो। मैं अपने कल्चर से अभी भी जुड़ा हूँ। अपने घर जाते हैं तो अपने दादी ताऊ दादा सब हरियाणवी में बात करा, सबने राम राम बोला है। बट व्हेन आई एम इन ए ऑडियंस वेयर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, देन आई स्विच टू इंग्लिश। जहाँ पे हिंदी चाहिए वहाँ हिंदी में बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी नहीं है हिंदी, लेकिन हाँ काफ़ी जितनी चाहिए उतनी बात है। तो आपको भी अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन के लिए कॉम्पीट करना है तो साउथ इंडिया वाला तो एक अच्छी इंग्लिश बोलेगा, हमें भी अपनी इंग्लिश अच्छी बोलनी है, तभी हम उसमें वो 20 लाख रुपए की जो फंडिंग है ले पाएंगे। आपको स्टैंड आउट होना है, कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे से ड्रेसअप होइए। ड्रेसअप होने का मतलब ये नहीं कि महंगे कपड़े सस्ते ही होते हैं, लेकिन उनको पहनने के तरीके आने चाहिए। आपको सीखना होगा, यही तो चीज़ें हैं सीखने की। अर्जुन ने भी तो सीखा ना, अच्छे से आओ, टाई है तो टाई को कोशिश करो ऊपर तक ही बांधने की। भाई वो टाई तो पहननी है ना, लटका के क्या फायदा है? आप ये सब चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं बच्चों, ये अभी आपको लग रहा है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप इस चीज़ों पे फोकस कीजिए। मुझे भी गर्मी लग रही है, मैं भी शायद पसीने में हो गया हूँ, मुझे भी पसीना आया हुआ है। बट जब मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ कि जहाँ पे प्रोफेशनल बात करनी है, एंड आई केम विद अ टाई एंड एवरीथिंग, ठीक है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं। और आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो जितनी मैंने अभी आपके डायरेक्टर सर से बात की, मुझे उनसे बहुत सोचे हुए इंसान समझा, मुझे मालूम है। और मैं सर से निवेदन यही करूँगा, सर कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम चलती है मिनिस्ट्री की तरफ से, तो आप अगर यहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड अगर वो अप्लाई करें तो उनको मिल सकती है। गर्ल्स साइंटिस्ट और इन सब के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप अपने गाइड को चूज़ कीजिए और उसके साथ आप अप्लाई कीजिए। चांसेस है, बहुत सारी हैं ऐसी स्कीम्स, आपको सिर्फ खोजनी है। बहुत सारी कंपनी है जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, वो कंपनियां पैसे देती हैं। टाटा को सरकार, जो जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जब अपनी ज़मीनों पे फैक्ट्री लगाती हैं तो सरकार ये बोलती है कि ठीक है हम आपको ज़मीन सस्ते रेट पे दे रहे हैं, लेकिन आपको समाज के लिए कुछ करना होगा। आपको हर साल के अपने इतने मुनाफे में से इतना % समाज कल्याण में लगाना होगा।
कॉलेजेस को जब बिल्डिंगें फ्री मिलती हैं या ज़मीनें मिलती हैं तो उसमें उनको कॉलेज को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कुछ कोटा देना होता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्व कैटेगरी, इन सबके लिए कुछ सीटें आवंटित करनी पड़ती हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी पैसे देती हैं। आप देखिए तो इवन हमने तो लास्ट टाइम दुबई के लिए भी अप्लाई किया था, दुबई से फंडिंग मिल रही थी। शेख अल बिन लादेन करके ऐसे फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, आप ट्राई तो करो बच्चों। अब सेकेंड ईयर हो चुका है, 50% आप इंजीनियर ऑलरेडी हो चुके हो, अब सीरियस हो जाओ, वापस नहीं जाना है, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की तरफ बढ़ना है। तो स्टार्ट लुकिंग एज अ एंटरप्रेन्योर एंड somebody who can bring the change for India and make India as a developed nation by 2047। और इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम दूंगा। और मैं आपके और हमारे, अब तो मैं हमारे भी कहूँगा कि प्रोफेसर उदय शंकर जी, डायरेक्टर BCTM, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। एंड रणविजय सर जो कि आपके IIC प्रेसिडेंट हैं, और बाकी जितने भी प्रोफेसर्स यहाँ बैठे हैं, और बच्चों आप सबने जो ध्यान देके सुना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वत्स साहब। इसी सीरीज में आज जो इम्पैक्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया गया, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लगातार IIC के थ्रू जो इवेंट्स हो रही हैं आपसे इनोवेशन के लिए, आपको हम मोटिवेट करते रहते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये इम्पैक्ट लेक्चर्स जितने भी हो रहे हैं, आप सर्वाइव करने के लिए, इस लाइफ में सर्वाइव करने के लिए कुछ काम तो करेंगे, कुछ भी कीजिए, एथिकल अनएथिकल, बिना काम के तो सर्वाइव करेंगे नहीं, ये तो पक्का है। या ऐसा कुछ है कि हम बिना किसी काम के सर्वाइव कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे एथिकल करें चाहे अनएथिकल करें। अनएथिकल मतलब चोरी डकैती, एथिकल जो लीगली है, हाँ या ना? ठीक है, अनएथिकली करेंगे, गवर्नमेंट है, बिल्कुल अभी किसी ने कहा पुलिस है, बहुत कुछ है, पूरा सिस्टम है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और आपकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं है। आप कुछ भी अनएथिकल कीजिए, ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है आपकी, आपका किसी भी तरीके से मार्केट में या दुनिया में सर्वाइवल नहीं है। तो पहली चीज़ तो है कि एथिकल करना है। एथिकल क्या हो सकता है? एथिकल में आप किसी के अंडर में काम करें या अपना काम करें, दो ही चीज़ है। किसी के अंडर में काम कीजिए, किसी का जॉब कीजिए, या अपना काम चालू कीजिए। किसी के अंडर में काम करेंगे, आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी, वहां भी दो तरीके के काम है, एक रेगुलर और एक इनोवेटिव। रेगुलर सुबह 8 बजे जाइए, शाम को 5 बजे टिफिन लेके लौट आइए, टिफिन खाइए चले आइए। आपकी सैलरी में हाइक कितना होगा? एनुअली 2 से 5% मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं। बीटेक करने के बाद भी नौकरी लगी, 30,000 35,000 पे लगे। इस रेगुलर प्रोग्राम को अपनाइए, जब रिटायर होंगे 35,000 से 80,000 पहुंचने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी। ये रेगुलर जॉब है। इनोवेटिव, आप कुछ नया कीजिए। अपनी जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया, उस असाइनमेंट को इस तरीके से कीजिए कि जो एक वर्ड होता है सिनर्जी, कि जो आपको आउटपुट देना है, वो आउटपुट जितना आपसे अपेक्षित है उससे ज्यादा करके दें, तो डेफिनेटली आपको बोनस मिलता है, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। सिनर्जी का मतलब होता है, जैसे 1 + 1 क्या होता है? 2। अगर 2 व्यक्ति हैं, उनको एक काम दिया गया, एक 3 घंटे में करता है, एक 4 घंटे में करता है, तो वो मेरा कंप्लीट काम कितने घंटों में हुआ? 7 घंटों में हुआ। अगर दोनों के बीच सिनर्जी डेवलप हो जाए, एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए, तो डेफिनेटली वो 7 घंटे का काम 5.5 घंटे में हो जाएगा, 5 घंटे में हो जाएगा। इसका मतलब बचे हुए समय में आप ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। सिनर्जी डेवलप होगी वाया कोऑर्डिनेशन। जब कुछ नया इनोवेटिव करेंगे, डेफिनेटली आउटपुट बढ़ेगा। और जब किसी आप जॉब भी कर रहे हैं, तो वहां भी आउटपुट बढ़ेगा, तो वो जो कन्वर्ट होके आएगा, किस में आएगा? आपकी सैलरी में, बोनस में, इंसेंटिव में। ये तो बात हो गई जॉब की। अगर आप अपना काम करते हैं, डेफिनेटली आपको जो कुछ मिलेगा, नुकसान फायदा सब आपका है।
लेकिन एक समय पे आकर आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये जो आईआईसी है या गवर्नमेंट इंक्यूबेशन के तहत, आईआईसी के तहत आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इनोवेशन के लिए मोटिवेट कर रही है, ये इस वजह से कि जो नए एंटरप्राइजेस फेल होते हैं, आइडिया आज से नहीं आ रहा, आइडिया बहुत समय पहले से सबके दिमाग में आता है। हम यूट्यूब देखते हैं, फूड कार्ट देखते हैं, हर रोज दिमाग में आता है ना कि हम ये फूड कार्ट खोल लें, हम ये काम कर लें, लेकिन 2 दिन सोचते हैं, उसके बाद फिर छोड़ो, कहां से पैसा आएगा, छोड़ो, कहां से इसके लिए मार्केटिंग कैसे करेंगे, या किस तरीके से लोगों को बुलाएंगे, हमारी इज्जत की बात है। हम फूड कार्ट पे खड़े नहीं हो सकते, उसका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, फूड कार्ट पे खड़े नहीं हो सकते, है ना, एक हिचक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमें कोई नया एंटरप्राइज डेवलप करने में दिक्कत आती है। तो आईआईसी, इंक्यूबेशन सेंटर, गवर्नमेंट इन्हीं चीजों पे काम कर रही है, किस तरीके से आप नया एंटरप्राइज डेवलप करेंगे, नए इनोवेशंस को एंटरप्राइज में कन्वर्ट करेंगे। इन्वेंशन, इनोवेशन, एंटरप्राइज, 3 चीजें हैं। इन्वेंशन क्या है? बिल्कुल नया, जो आज से पहले वर्ल्ड में कभी था ही नहीं। इनोवेशन क्या है? पहले से था, लेकिन उसके प्रोसेस में चेंज किया गया, या उसको इस तरीके से डेवलप किया गया कि नया मार्केट डेवलप हो गया या नया प्रोडक्ट बन गया। दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। एंटरप्राइज मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैंने उसको लेकर एक वेंचर एस्टैब्लिश किया और उससे प्रॉफिट अर्निंग चालू की। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, सीएसआर है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके संग लगातार डिस्कस की जाएंगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने जॉब को, अपने काम को इनोवेटिव फॉर्म में लेके आइए, कुछ नया सोचिए, या जो काम कर रहे हैं उसको नए तरीके से करने की कोशिश कीजिए, जिसमें एफर्ट कम लगे, समय कम लगे, तो डेफिनेटली वो नया इनोवेशन हो जाए। एक ही काम को 5 घंटे में करते हैं, उसी काम को 3 घंटे में करने लग जाइए, ये नया इनोवेशन है, ये क्योंकि आपने प्रोसेस में चेंज कर दिया। तो चलिए, इसी सीरीज में आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सेकंड इम्पैक्ट लेक्चर के लिए मिस्टर राघवेंद्र सिंह यादव जी को यहाँ इनवाइट करता हूँ कि सर प्लीज कम ऑन द डायस एंड स्टार्ट योर लेक्चर। यहाँ पे एमबीए स्टूडेंट्स कितने हैं? और बाकी सभी जो है बीटेक स्टूडेंट्स। एमबीए फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, ओके। तो जैसे कि कुछ लोग हैं बीटेक कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ एमबीए हैं, और भी कोई कोर्स है अपने जो यहाँ बैठे हो बच्चे हो? ठीक है। जैसे हम लोग बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो हमारा जो इसके बाद जो उद्देश्य है वो क्या है? जॉब। कितने लोग हैं जो जॉब करेंगे? हाथ ऊपर करेंगे। ओके। जो लोग जॉब नहीं करेंगे तो वो प्लेसमेंट की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं ना, जिनके हाथ नीचे एमबीए वालों ने हाथ ऊपर नहीं किए, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि फिर कहोगे प्लेसमेंट क्यों नहीं कराया? करेंगे ना जॉब, है? तो प्लीज एक बार खुल के बताइए, कितने लोग जॉब करेंगे? ठीक है। कितने लोग बिजनेस करेंगे? कितने लोग ये खुद का बिजनेस करेंगे? खुद का। तो जिन लोग कह रहे हैं कि खुद का बिजनेस करेंगे, दे हैव रिटन समथिंग ऑन पेपर। क्या उन लोगों ने आज तक किसी पेपर पे लिखा है अपनी कंपनी का नाम कि मैं फ्यूचर में ये कंपनी बनाऊंगा? बताइए क्या लिखा है आपने? यहाँ के बताइए, नहीं बता पाएंगे ना। देखिए, मेरा जो मानना है इसमें इनोवेटिव बिजनेस मॉडल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये टॉपिक है ना। लेकिन टॉपिक में भी जो सर ने तो सारा कवर किया है कि आईआईसी क्या कराती है, आईआईसी आपको प्लेटफॉर्म देती है और आप रजिस्टर, बट लेकिन हम पहले अंदर से तो तैयार होने चाहिए ना। आफ्टर बीटेक, आफ्टर एमबीए, व्हाट वी हैव टू डू? हमें बस ये लगता है कि नहीं, मैं तो जॉब मांगूंगा। सर ने बताया जॉब कितने की मिलती है? 30,000। सर ने बहुत अच्छी फिगर बताई है। हकीकत ये कि 15,000 की भी लेनी पड़ जाती है कभी कभी।
सर ने 30,000 बताया ना कि नहीं बताया? आप 1 साल जॉब करोगे तब अपनी बीटेक की फीस निकाल पाओगे या एमबी की फीस निकाल पाओगे, लेकिन जरूरी नहीं कि 30 की मिले। फिगर का सम्मान किया है सर ने। हकीकत ये कि मार्केट में आपका स्किल देखते हुए आपको जॉब मिलती है। सबको 30 की नहीं मिलती, किसी को 50 की भी मिलती है, 60 की भी मिलती है, लेकिन उसके स्किल के ऊपर मिलती है। या तो हम अपनी स्किल ऐसे डेवलप करें। लेकिन जैसे मैंने पूछा कि जितने लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, किसी ने आज तक अपनी फर्म का नाम लिखा है पेपर पे, तो आप लोग कह रहे नहीं लिखा है, तो इसका मतलब अभी आप शुरुआत ही नहीं की आपने। क्या आपने अपनी डेजिग्नेशन लिखी है कभी पेपर पे कि मैं इस डेजिग्नेशन की जॉब करूंगा या करूंगी? बताइए, नहीं ना? पीछे जो बच्चे बैठे हैं प्लीज बताइए, किसी ने कुछ लिखा पेपर पे? देखिए, जब भी कोई चीज स्टार्ट करनी होती है तो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे कि सर, मैं इसीलिए थोड़ा पीछे से जा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बनाते क्यों हैं? तो इसीलिए मैंने पूछा कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो हैव यू रिटन योर कंपनी नेम, या अगर आप जॉब करना चाहते हैं हैव यू रिटन विच डेजिग्नेशन। आपको डेजिग्नेशन की हिरार्की पता है कि कंपनी में कौन कौन सी डेजिग्नेशन होती है? क्या ये पता है किसी को? तो आप किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं ना? तो यही चीज है कि अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की है। हमें हमेशा पेपर और पेन पे चीजें लिखनी चाहिए। जब हमें फेम, नेम फेम वर्ड सुना है, नेम किसका होता है? हमारा ही होगा ना। अगर मैं फर्म का मालिक हूं तो लास्ट में नाम तो मेरा ही होगा। अगर मैं टाटा की गाड़ियों का मालिक हूं तो टाटा फेमस हो रही है ना? नहीं हो रही है। क्या हम अपना नाम लिखते हैं एक दिन में 10 से 12 बार, 15 बार? पॉपुलर नहीं कर रहे ना। हम अपना रिज्यूमे पढ़ते हैं, कितने लोगों के रिज्यूमे प्रिपेयर हैं? कुछ लोगों के। इसका मतलब क्या है कि यू ऑल आर नॉट सीरियस फॉर दैट। चाहिए हमें सब कुछ, है ना, लेकिन कोई हमें दान में नहीं देगा। मार्केट में हमें स्ट्रगल करके, फाइट करके, कुछ सीख के, कुछ स्किल के द्वारा ही उनको हम ले सकते हैं, है ना। इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, तो नए नए जो बिजनेस के मॉडल्स हैं। देखिए, आईआईसी एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक उन सुविधाओं का कोई फायदा नहीं होगा। हम आपको एक 10,000 स्क्वायर फीट का रूम प्रोवाइड कराते हैं, टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, मेंटर प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ही जागरूक नहीं है, जैसे कि अभी भी मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ, दे आर नॉट सीरियस फॉर दैट, कि ज्ञान भी मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है, नहीं सुन लेते हैं, बस छोड़ देते हैं। नए नए बिजनेस आइडियाज कैसे आएंगे? आइडिया तो आप ही के अंदर से आता है। जैसे कि सर ने बताया कि आइडिया कहाँ से आता है? हमारे अंदर से आता है। लेकिन आइडिया में कुछ बच्चे कैसे हैं, कहेंगे पापा मैं कौन सा बिजनेस करूँ? ऐसे कितने लोग हैं जो घर में पूछेंगे पापा मैं कौन सा बिजनेस करूँ? बिजनेस किसी के पूछने से आ जाएगा? पापा बोलेंगे कि तू फैक्ट्री डाल दे, मैं पैसे दूंगा, तुम डाल के चला लोगे? जॉब लग जाएगी आपकी, लगना बहुत आसान होती है, सर्वाइव कर लोगे? उसके अंदर जाके ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे, कंपटीशन फेस करोगे, अपने कोलीग को देखोगे, अपने सीनियर्स को देखोगे, तभी कर पाओगे। तो आपको इनोवेटिव तो होना ही पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस के लिए, चाहे वो जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन मार्केट में जॉब्स कितनी है ये सभी को पता है, और कितने फाइट करने के बाद हमें जॉब में रहना है। देखो, मिलना आसान है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो जॉब दिलवा देता है, लेकिन कंपनी की सैलरी नहीं दिलवा सकता वो आपको। वो आपका काम, आपकी स्किल ही दिलवा पाएगी। गलत कह रहा हूँ? तो जॉब दिलवाना अलग बात है, मैं अपना रेफरेंस दे दूंगा, आपको जॉब मिल जाएगी, बट वहां पे अंदर वो सैलरी कब देगा? जब आप उसको अपना काम करके दे दोगे। कितने लोग हैं जो टारगेट वर्ड से फैमिलियर है? कोई बताएगा टारगेट वर्ड सुना है? बताओ, कोई हाथी पर्टिकुलर टारगेट वर्ड किसने सुना है? टारगेट जॉब में भी टारगेट होता है ना। तो अगर हम टारगेट पूरा करेंगे तभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी हमें सैलरी मिलेगी। तो फिर सैलरी का कोई वो नहीं है, पैरामीटर की 10,000 की जॉब है, 15,000 की जॉब है, आपकी स्किल का पैरामीटर है, आप कितना कमा सकते हैं। मार्केट में बहुत पैसा है, मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन आप कितना खींच सकते हो ये आपको पता है। बताइए, होटल्स जो मालिक होते हैं, होटल्स के मालिक होते हैं, सारे होटल टॉप पे हैं क्या? सारी
जो जैसे मान लीजिए माचिस बनाने के हम काम करते हैं, कारखाना है छोटा सा, क्या सारे माचिस बनाने वाले टॉप पे? घर सबका चल रहा है, बट टॉप पे तो कोई 1 2 3 ही होंगे ना। उन्होंने टॉप पे जाने के लिए कुछ अपना अलग स्ट्रेटजी बनाया होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, इनोवेटिव जो है वो आपके अंदर है। नए नए आइडियाज किसके अंदर है? आपके अंदर है। आपके फादर आपको नहीं बता सकते कि बेटा ये बिजनेस करो। रीजन क्या है? क्योंकि आपका मन ना थोड़ा सा विचलित है। आप मार्केट के अंदर बैठे हो। अगर मैं आपसे बोलूं मेडिकल स्टोर खोल लो, चलेगा? बोलना तो आसान है ना, फ्री में बोल रहा हूं मैं। तो क्या खोल लो क्या आप मेडिकल स्टोर मेरे कहने पे? आप पहले क्या करोगे? पेपर पे प्लान बनाओगे, पूरा बिजनेस मॉडल बनाओगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनाओगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। सर के कहने पे तो नहीं बढ़ेंगे। फिर राघवन सर बोल कर गए थे कि खोल लो बहुत फायदा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो कभी भी मम्मी पापा जो बिजनेस सजेस्ट करते हैं ना, वो आज के 30 साल पहले करते हैं, जब उनके फादर मदर का जो होता है ना सपना होता है कि मेरे को ये खोलना था, मैं खोल नहीं पाया, बेटे को खुलवा देता हूँ। लेकिन बेटा अगर वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, मार्केट को जानता है, तो वो मार्केट के सिनेरियो को पहले स्टडी करता है। क्या करता है? स्टडी करता है कि यहाँ पे कौन सा बिजनेस चलेगा। ठीक है, मैं एक हल्की सी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हेलो, पीछे मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी तो सुनेंगे। एक गांव था, एक जूते बनाने वाली कंपनी थी, जूते बनाने वाली कंपनी थी। उसने अपना सेल्स मैनेजर को उस गांव में भेजा और बोला कि वहाँ के लोग ना जूते नहीं पहनते हैं, वो लोग रीत रिवाज बांधते हैं, हमें जूते नहीं पहनना चाहिए, बहुत ज़्यादा धार्मिक है या कैसे है, आपको वहाँ जूते बेच के आना है। नाउ द पर्सन द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी गोज देयर, है ना। और उसने वहाँ पे स्टडी की, सब कुछ किया। 3-4 महीने बोला कि मैं जूते फ्री में दूंगा, मतलब फ्री तक की नौबत आ गई। तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, उसने कहा नहीं मैं तो फ्री में दूंगा, तुम पहनो तो सही। बट दे हैव सेड कि हमारी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, हम नहीं पहन सकते ये सब चीज़ें। ठीक, तो कंपनी ने मुझे अपने मैनेजर को वापस बुला लिया, तुम्हारा टारगेट तो पूरा हुआ नहीं है, तुम या तो जाओ या दूसरी डिपार्टमेंट को संभालो। नाउ ही हायर अगेन अनदर मैनेजर एंड उन्होंने बोला आप वहाँ जाइए और प्लीज उनको जूते बेच कर आइए। ठीक है, अब बात आई जूते बेचने की, तो वो वहाँ पे गया। पहले उसने 10-15 दिन वहाँ पे स्टडी की कि लोग करते क्या, उनकी दिनचर्या क्या है, क्योंकि जूते कहाँ पहनते हैं? पैर में, हाथ में तो नहीं पहनते ना। तो जब उन्होंने देखा कि लोगों का ट्रैवल कितना हो रहा है, कहाँ तक जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद में उन्होंने अपनी कंपनी में फोन किया और बोला कि सर एक काम करो, 3-4 ट्रक जूते भेज दो, 3-4 ट्रक जूते भेज दो। तो उन्होंने बोला देख लो वहाँ बिकते नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप भेज दो। देखो टारगेट में क्या होता है ना, अपना पैसा भी लगाना पड़ जाता है कभी कभी पूरा करने के लिए। ठीक है, नाउ दूसरे दिन क्या हुआ, ट्रक आ गया वहाँ पे। हार्डली 7 डेज के बाद में उसके जूते बिकने स्टार्ट हो गए। हार्डली 7 डेज के बाद में उसके जूते बिकने स्टार्ट हो गए। क्या कोई बता सकता है क्यों बिकने लगे होंगे? क्या सेल्स ट्रिक उसने लगाई होगी? बताइए, आप बोल रहे हैं कुछ, कोई आइडिया है कि इसलिए बिके होंगे? बहुत बढ़िया। और कोई बता रहे हैं? आप बीटेक के हैं ना, और कोई एमबीए वाला बताना चाहे? देखिए उसने क्या किया, एक ट्रक छोटी छोटी गिट्टियां मंगा ली जो चुभती है ना, और रोड पे जहाँ जहाँ उसने स्टडी की थी कि जाते हैं लोग वहां पे डालना स्टार्ट कर दी। कांटे हल्के हल्के से डलवा दिए, कील्स जो होती हैं। तो अब सफाई करने का तो इतना टाइम होता नहीं लोगों के पास, घर है, टाइम की बहुत कमी है। तो क्या हुआ कि सबने जूतों की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। जैसे एक आदमी ने पहना, बोला कि मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो दूसरा भी पहनने लगा कि जब ये फील कर रहा है तो मेरे को भी फील करेगा। तो कंफर्टेबल फील करने के लिए वो सारे शूज वहां पे बिकने स्टार्ट हो गए। तो उसने करा क्या, डिमांड क्रिएट की। क्या किया उसने? तो जो नई जनरेशन हमारे यहाँ बैठी, वो पापा के कहने पे बिजनेस नहीं करेगी, वो वहाँ की डिमांड को पहले स्टडी करेगी कि डिमांड किस चीज की है। अगर आपको डिमांड पता है तो आपकी सेल्स या आपका बिजनेस या आपकी जॉब सिक्योर है और ग्रो भी करेगी सिक्योर के साथ साथ। लेकिन जिस बच्चे ने डिमांड नहीं पढ़ी कि वहाँ पे है क्या, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो क्या है ना, बस लेके बैठा हुआ है, बिक जाएगा तो घर चल जाएगा, नहीं बिकेगा तो खराब हो जाएगा। भाई सामान क्या होता है, पहले देखोगा जो वस्त्र भंडार होते थे खूब बड़े बड़े से, आपने देखोगा वो सारा सामान भर के रखते थे, शादियों का सीजन आया बिक जाता था। ठीक है, लेकिन आज के लोग कैसे, आज के लोग हर 3 महीने बाद में अपना आउटलेट चेंज कर देते हैं, कपड़ों की वो जो उसमें चेंज कर देते हैं। स्वेटर है नया काम दिया, क्यों? आप आओगे अट्रैक्ट होगे खरीदने, तो चेंजेस आर मोस्ट नेसेसरी थिंग, है ना। तो
तो वो डिमांड पड़ता है ना कि अक्टूबर का महीना आया, नवंबर का आ गया, नाउ स्वेटर बिकेंगे, स्वेटर जैकेट टांग दो बाहर। बट पहले के वस्त्र भंडार ने ऐसा कभी किया? देखा होगा अलीगढ़ में तो है बहुत सारे, यहीं के लोकल के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि कंपेयर करने में और रिलेट करने में चीज़ों को आसानी हो। क्या आपने देखा ऐसा पहले करते थे वो लोग? लेकिन नए जितने शोरूम में वो लोग फटाफट बाहर कपड़े टांगना स्टार्ट कर देते करते हैं। दे अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ दैट टाइम, ऑफ दैट सिटी, तब वो चीज़ें लगती हैं। अब जितने लोगों को बिजनेस करना है या जितने लोगों को जॉब करना है, सबसे पहले घर पे जाके लिखिए, आप डेजिग्नेशन लिखिए अगर आपको जॉब करनी है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, या मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई डायरेक्ट तो आपको हायर नहीं करेगा ना एट द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, यू हैव टू गो फ्रॉम द बॉटम, एग्जीक्यूटिव लेवल से ही आप अंदर जाएंगे कंपनी के, देयर यू विल फील कि अब मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, या एसोसिएट मैनेजर बनना है, या सेल्स मैनेजर बनना है ना, या अपना एरिया मैनेजर बनना है, तब आपको हिरार्की पता होगी। अभी तो बस आपको क्या वर्ड पता है? जॉब। जॉब को दिमाग से हल्का सा निकाल देते हैं, क्यों? क्योंकि जॉब ज्यादा नहीं है मार्केट में। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, आप नहीं बता पाओगे, वो आपको हायर नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? जॉब ज्यादा नहीं है, और जॉब अगर लेनी है तो भैया बहुत ज्यादा फ्लुएंसी ऑफ द इंग्लिश, उसको स्किल करीबन 3-4 स्किल होनी चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि मैं एक स्किल वाले बंदे को लूँ। अगर वो बोलेगा आपको वर्ड पे काम करना आता है, आप बोलोगे यस सर, बोलेगा एक्सेल पे आता है, कहेंगे नो सर, तो आप जाओ। क्यों? क्योंकि सिस्टम तो एक ही है, हम आपके लिए वर्ड के लिए आपको बैठाएंगे, एक्सेल के लिए किसी और को बैठाएंगे, पावर पॉइंट के लिए किसी और को बैठाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो आपको स्किल अपनी इनहेंस करनी पड़ेगी जॉब के लिए। अब अपने बिजनेस के लिए क्या करना है? जब ये जॉब नहीं है मार्केट में, तो आदमी को तो कमाना खाना है ना, तो हमें बिजनेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे ही हम बिजनेस वर्ड यूज करते हैं अपने दिमाग में, तो लोगों का तो बहुत पैसा लगेगा। क्या लगेगा? बताइए, लगेगा ना पैसा? ओके, ये व्हाट इज एन इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, ये तो सबको पता है कि इनोवेटिव क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। चलिए, अब हमें अगर एंटरप्रेन्योरशिप बनने, जैसे बिजनेस की हमने बात की है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? आइडिया, क्रिएटिव आइडिया। क्रिएटिव वर्ड मैंने क्यों लिखा है? रीजन है कि जो मैंने अभी आपको कहानी बताई ना, तो उसने डिमांड क्रिएट की, क्योंकि डिमांड तो वहाँ थी ही नहीं, डिमांड क्रिएट की फिर उसने, और फिर हमारी चीज़ों को बिकना स्टार्ट हुआ। और जब आप बिजनेस करोगे तो आपको सेल्स बहुत जरूरी है, चीज़ें बिकेंगी नहीं तो आप फैक्ट्री खोलना आसान है, पैसा लगा दे फैक्ट्री खुल गई, सरकार से लोन मिले फैक्ट्री खुल गई, या कोई छोटा सा आपका कारखाना खुल गया, बट जब तक आप उसको सेल्स में नहीं कन्वर्ट करोगे, आपकी चीज़ें ही मार्केट में बिकेंगी, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो आपका क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए, पैशन होना चाहिए आपके अंदर। पैशन की कमी मुझे नजर आ रही है आपके अंदर। क्रिएटिव आइडिया सबके पास है, लेकिन वो आइडिया पता कैसे है? अरे मैं किसी को बताऊंगा नहीं, कहीं पड़ोसी चुरा ना ले मेरा आइडिया। कोई नहीं चुराता आपका आइडिया, क्योंकि जिसके दिमाग में आइडिया आया है ना, तो उसे फुलफिल करने का भी उसी के पास तरीका है। आप चाहे कितना आइडिया अपना शेयर करो, यार ये बेच, वो पूरा नहीं कर पाएगा। जिसके दिमाग में आइडिया आया है ना, वो उसे डेस्टिनी तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो पैशन होना बहुत जरूरी है उस आइडिया के प्रति। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जो एमबीए में बहुत वर्ड पढ़ाया जाता है, लीडरशिप। क्या होता है लीडरशिप? सबको एक साथ लेके चलना। सब तो है ही नहीं, अभी तो आप अकेले हो। अपने आप को लेके चलना, अपने डिमोटिवेट नहीं होने देना है, क्योंकि जैसे सर ने भी क्रैप का एग्जांपल है ना, केकड़े का, उन लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना है, और डिमोटिवेट तो वही कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अरे ये तेरा बिजनेस चलेगा नहीं। आपके अड़ोस पड़ोस में भी कुछ लोग हैं जो बोलेंगे तेरा बिजनेस चलेगा नहीं। हाँ, आप एक बार बताइए आपका नाम क्या है? हाँ, क्या करेंगे आप? बगल वाले से बात ही करते रह जाएंगे। ये गलत आदत होती है। आइडिया शेयर करने के लिए होते हैं, है ना? ये नहीं कि कान में बता दिया उसके, वो तो डिस्टर्बेंस हुई। आइडियाज जो होते हैं ना, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बने होते हैं, डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए बने होते हैं। हम पूछ रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, तो लीडरशिप कोई नहीं बता रहा है, और बता भी नहीं तो बगल वाले के कान में बता रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। बताइए लीडरशिप किसे कहते हैं? आपने बोला सबको लेके चलते हैं, सबको लेके कैसे चलते हैं? सब तो है नहीं कि मैं अकेला हूँ ना, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडिया है, मेरे अंदर पैशन, मेरे अंदर जोश है कि मैं उसे पूरा करूंगा। नाउ लीडरशिप, हाँ बताइए प्लीज। लीडरशिप क्वालिटी को होगी तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, टारगेट, और अपने सब ग्रुप कलीग्स वगैरह उनको भी साथ में आप असेंबल करें आपकी गोल। बहुत बढ़िया। एक चीज इसी चीज में मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, इन्होंने जो बताया दैट इज गुड, मैं ऐड ऑन क्या कर रहा हूँ कि वो लीडरशिप भी होता है जो मतलब जैसे इन्होंने बोला कि सब कुछ सोच लिया, वो खुद पूरा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ना वो।
तो अपने आप को डिमोटिवेट भी नहीं होने देना। जितने हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन कितने हैं, 5 है ना, वो उन्हें भी डिमोटिवेट नहीं होगा, दिमाग को विचलित नहीं कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल टारगेट पे है। और जब भी कोई दोस्त उसके साथ जुड़ेगा तो वो उसको मतलब कॉर्पोरेट के इथिकल जोड़ेगा कि नहीं तुम मेरे साथ ही चलो, ये नहीं कि फायदा निकल गया फिर तुम जाओ। उसे लीडरशिप में सबसे अच्छी क्वालिटी है खुद सीख रहा है बंदा, अगर सीखेगा नहीं तो वो अच्छा लीडर कभी नहीं बन पाएगा, अच्छा लीडर कभी नहीं बन पाएगा। अब ड्राइव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइव है? कंट्रोल कर रहे हो, अकेले में क्या कंट्रोल करोगे भाई? मैं अभी अकेला हूँ ना, हर बार क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ अभी अपने बिजनेस की टीम नहीं बनाई है, क्योंकि जैसे मैं हायर करूंगा लोगों को तो मेरा तो पैसा चला गया ना, या मैं अपने पार्टनर्स भी बनाऊंगा तो मेरा पैसा चला गया ना। अभी तो मेरे पास आइडिया है, तो ड्राइव मतलब हमेशा सोचते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा चलते रहो। जैसे आप रुक गए तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। आपको अब देखिए हर्डल्स आएंगे, बट आपके पास इनोवेटिव का प्लान बी भी होना चाहिए। हो सकता है आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ जाए, भाई इस लोकेशन में वो डिमांड नहीं है। हो सकता है आपको फ्रेंड चेंज करना पड़ जाए जो आपको सलाह सही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ड्राइव हमेशा चलते रहना चाहिए। और मोटिवेटेड तो आप हैं ही, और जो नहीं है वो कॉलेज वाले मोटिवेट करते होंगे आपको, और नहीं तो आईआईसी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता है। लेकिन अगर आप उससे नहीं जुड़ेंगे तो मोटिवेट कौन, घर आके कोई मोटिवेट नहीं करेगा, घर आके मोटिवेट, है ना। अब ये इनोवेटिव बिजनेस के कुछ टाइप्स है, जैसे स्टार्टअप। तो जितने भी अभी मैंने जो चीज चर्चा की है वो स्टार्टअप की थी, क्योंकि मैं अकेला बार बार बोल रहा था मैं अकेला हूँ तो स्टार्टअप ही हुआ, ठीक है। उसका बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक जो करंट बिजनेस चल रहा होता है उसके हम चेंज कर देते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसे कई बिजनेस, जैसे किसी के फादर का बिजनेस है तो वो ये नहीं कि उसी को कंटिन्यू करे, हो सकता है वो ट्रांसफॉर्मेशन उसी में करे, है। बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो वो जिनके पास है पहले से ऑप्शन उनके लिए ये चीज है। लेकिन हम यहाँ पे यही मान के चलते हैं कि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं, बच्चा अकेला है, बच्चा क्या है, अकेला है, उसने अपना पूरा प्रोजेक्ट बना के हमें दिया हुआ है और वो स्टार्टअप करने के लिए तैयार। इसलिए मैं फर्स्ट चीज स्टार्टअप पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग स्टार्टअप के लिए, क्योंकि जिनके पास बेस्ट ऑप्शन है, पापा का बिजनेस है, दादाजी छोड़ के गया, बहुत अच्छी चीज है, बट आप उसे भी चलाने के काबिल भी होने चाहिए। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो फादर अपना बिजनेस देके गया, ऑब्वियस बात है वो बेटे के पास जाता ही जाता है ना, बट वो उसे उतनी अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाए जितनी अच्छी तरीके उसके फादर चलाते थे। मानते हैं इस बात को? आपने भी देखी होगी मार्केट में ऐसे बिजनेस 90% लोग ऐसे हैं जो जिनको फादर का बिजनेस मिला है वो अपने फादर से जितना अच्छा नहीं चला पाए। देखिए क्योंकि जिस स्टेज पे पापा ने बिजनेस खोला था तो कंपटीशन बहुत कम था, पॉपुलेशन कम थी, महंगाई कम थी। आज के डेट में आप उस बिजनेस पे अगर बैठ भी जाते हो ना तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हो सकता है जब उन्होंने एक मिठाई की दुकान खोली तो वो मार्केट में अकेली ही दुकान हो या 2 दुकान, लेकिन आज अगर आप उसी रोड पे देखोगे 20+ शॉप्स मिलेंगी आपको उसी चौराहे पे, उसी जगह, और बहुत अच्छी क्वालिटी वाली भी मिल जाएंगी, कांच वाँच लगा के दिखावा ज्यादा अच्छा करके, जो 30 साल पहले, क्योंकि उसमें इतना दिखावा तो होगा नहीं, है ना। तो देखिए मार्केट में कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जाता है, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। जब भी स्टार्टअप खोलोगे तो ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जो हम लोग जिनको ना कुछ समझ ही नहीं रहे कि ये तो यार बेकार के बिजनेस है, बट लोग उनसे भी पैसे कमा रहे हैं। कितने लोग सर्विस वर्ड से अवेयर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस? सर्विसेज होते ना, सेल्स एंड सर्विसेज जैसे होते हैं, हाँ बताओ प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। सर्विस का मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ दिया नहीं, उसे प्रोडक्ट कुछ नहीं दिया, मेरे हाथ खाली है, मैंने कुछ दिया आपको, टाइम दे रहा हूं ना अपना, दैट इज सर्विस, दैट इज प्रोडक्ट नहीं बेचा मैंने आपको कोई भी, दैट इज सर्विस। कुछ लोग सर्विस के ही थ्रू पैसे कमाने में लगे हुए, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टार्टअप। आप अगर उसे सोचोगे कि मेरे को ये बिजनेस करना है और उससे सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोचिंग सेंटर कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, आपको बेचते हैं नहीं ना, बट आप पे करते हो ना। एस्ट्रोलॉजर्स सुने, एस्ट्रोलॉजर तो सुने, तो क्या आपको कुछ देता है, वो प्रोडक्ट देता है, बट आप पे करते हो ना। कंसल्टेंट, डॉक्टर अगर आप जाते हो दवाई मत लो उससे, तो भी फीस लेता है ना, वो ओपीडी चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं, क्या वो कुछ देता है आपको? नहीं देता ना। इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? बस
फ्यूचर सेफ है ये बोल के आपसे पैसे लिया जा रहा है ना, भगवान न करे कुछ हो फ्यूचर में, लेकिन मतलब प्रोडक्ट तो नहीं मिला ना आपको हाथ में। ये चीज़ सर्विसेज बिजनेस हो गया। और कई लोग प्रोडक्ट के अलावा, जैसे मैंने कहा ना, हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है स्टार्टअप करने के लिए, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए, या तो हम सर्विस बिजनेस की तरफ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये मैंने यही के हिसाब से लिए हैं, अलीगढ़ आना था इस पे, है ना। ये पहले वाली फोटो में क्या है, गोबर तो नहीं है, गोबर से बने डंग्स हैं जिनको हम लोग उपले या पिंडे कहते हैं ना, काउ डंग्स हैं। ये मार्केट में वेस्टेज में अगर आप अपने किनारे किनारे देख रहे हैं, बट अगर आप इनको अमेज़न पे देखोगे तो ये भी बिक रहे हैं, बिक रहे। अगर मैं इनकी विदेश में कीमत लगाऊं तो 500 रुपए का एक उपला भी जा रहा है कई कई कंट्रीज में। तो ये बिक क्यों रहा है, बेकार है। तो अगर हम देखिए, हम सभी लोग ये कह रहे हैं बेकार चीज होती, गाँव में देख रहे हो ना, बेकार बताते हो कि नहीं बताते, गलत नहीं कहना बेकार। तो वाई दे आर सेलिंग, और वो भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी इनको बेच रही है। और एक काउ डंग की कीमत 500 रुपीज है। मैं रुपीज में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारी कंट्री में रुपीज चलता है। अगर मैं डॉलर की बात करूँ, 49 रुपीज डॉलर है, $550 के आसपास इनकी एक की कीमत है। तो अगर ये बेकार है तो बिक क्यों रहा है, बिक रहा है ना मार्केट में, लेकिन हम उस तरफ सोच नहीं रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन, जैसे मैंने चारपाई का लगाया, हम लोग सब डबल बेड पे सोते हैं, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। डॉक्टर बाद में बताता है जब हम थोड़ी एज में आ जाते हैं, फिर बोलते हैं चारपाई तो सोना चाहिए, डॉक्टर बोलता है ना, लेकिन हमारे लिए चारपाई क्या है, बेकार है। बट ऑस्ट्रेलिया में इसकी कीमत 50,000 रुपीज है। आप डाल के देख सकते हो गूगल से, 50,000 रुपीज एक चारपाई की कीमत। तो ये स्टार्टअप करने के लिए मैं तुम्हें आइडियाज देके जा रहा हूँ, है ना। काउ डंग इज द बेस्ट आइडिया। अब हम बोलेंगे हमारे यहाँ सर कौन खरीदेगा, यहाँ तो बतेरा, यहाँ नहीं, डिमांड कहाँ है पहले ये सर्च करो। इसीलिए मैंने पहली स्टोरी आपको बताई, डिमांड को क्रिएट करो या डिमांड सर्च करो। क्रिएट नहीं कर सकते, मान लो आपने कहा फोन एक सर ने तो स्टोरी बता दी, क्रिएट कर नहीं कर सकते हो तो सर्च करो कि वेयर इज दैट डिमांड, और आप वहाँ पे बेचो। जितने भी बड़े एनसीआर सिटीज में, जैसे हम लोग रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, ग्रेटर नोएडा, नोएडा दिल्ली में काउ डंग्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जब पूजा होती है तो पंडित जी कहते नहीं वही लेकर आओ। गलत कह रहा हूँ, आम की लकड़ी ही लेके आओ, पेड़ी की लकड़ी कहाँ से लाएंगे। बट अगर आप इसे यहाँ से पॉली बैग में पैक करके हमें अमेज़न पे डालोगे और कहोगे सर 1 घंटे में पहुंच जाएगा नोएडा, आप चिंता मत करिए, आई विल एबल टू पे ना। अगर मैं मंगवाऊंगा तो आप 500 रुपए का 600 मांगोगे, मैं दूंगा ना। गलत कह रहा हूँ। तो कमाने के तरीके हैं ना, जिनको हम छोड़ रहे हैं वही तरीके में इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर कोई हमारे यहाँ बुजुर्ग है और डॉक्टर ने उसे कह दिया कि नहीं आपको तो चारपाई पे सोना पड़ेगा, तो चाहे वो 50,000 के चाहे 1 लाख की है, मैं मंगाऊंगा ना उसे। और उसके लिए मैं सर्च कहाँ करूँगा, ऑनलाइन करूँगा। अगर आपकी वेबसाइट मुझसे टकरा जाती है सर्च करते टाइम, तो मैं आपको ऑर्डर करूँगा और आपकी वो चारपाई जो 1,000, 2,000, 3,000 की बनती है वो मैं 50,000 में भी ले रहा हूँ। यू विल गेट प्रॉफिट और नॉट। तो ये आइडिया अगर आपके दिमाग में होगा तभी आप आगे बढ़ोगे। आइडिया नहीं है, आप खाली बैठे हो तो देखो खाली तो फिर चलते ही है। वही आदमी 500 रुपए भी कमाता है, वही आदमी जिसके 2 हाथ 2 पैर 5,000 भी कमा रहा है, वही आदमी 5 लाख भी कमा रहा है। मैंने कहा ना मार्केट में पैसा बहुत है, स्टार्टअप आपको करना है, स्टार्टअप आपको। दूसरा देखिए, थर्ड बिजनेस कौन सा है, मुंडा। ये लकड़ी के बने हुए कुछ फर्नीचर्स होते हैं। मैं एक बार गढ़मुक्तेश्वर गया था, गढ़मुक्तेश्वर पड़ता है मेरठ से कहीं आगे, तो वहाँ गंगा जी हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये बहुत सारे देखे थे, ये फर्नीचर्स हैं। क्या हम इनकी जो कॉस्ट है वो लोग बताते हैं सर 50-60 रुपए में बना के तैयार कर देते हैं। फिर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी, वो अभी आपकी तरह एमबीए बीटेक भी नहीं है, वो ग्रेजुएशन कर रही है, वो भी बीए। क्या कर रही है, तो पढ़ाई करके। मैंने इसलिए एग्जाम्पल बोला कि ये जरूरी कि आप एमबीए करके बहुत अच्छे बन जाओ, बीटेक करके। आइडिया उसके दिमाग में है, वो क्या करती है, गाँव से खरीदती है और एनसीआर वाले रीजन में हापुड़ के आगे बेच देती है। 50 रुपए की चीज 300-250 में बेचेगी, 500 में कस्टमर खरीद देता है, सबका फायदा हुआ। उसने कुछ किया, उसने बनाया नहीं, बनाया ना, उसने सिर्फ क्या किया, दिमाग लगाया, अपने गांव से खरीदा, एक वो छोटे हाथी में भरवाया, हापुड़ के आगे गाजियाबाद के बीच में किसी भी अच्छे से स्टोर के पास रखवा दे जो मेन रोड पे, और नाउ सी इज गेटिंग गुड प्रॉफिट। इसकी जो उसने अपने प्रॉफिट बताई कि हर महीने के 60-70 हज़ार रुपए कमा लेती सिर्फ यही बेच के। अब बताइए, कोई तो बिजनेस छोटा बड़ा है क्या, स्टार्टअप किया ना उसने। क्या उसने अपने फादर से पूछा कि नहीं पापा बताओ कौन सा बिजनेस करना है, उनकी वो नहीं बता रहे थे बिजनेस। रीजन क्या है, उनके गांव में तो चढ़नी की चीज है, वो कह रहा है इतना छोटा काम करोगे तुम, बट
सी हैज स्टार्टेड और सी गेट द प्रॉफिट। आज 50-60 जो लोग महीने कोई कर रहे हैं उसके लिए वो ग्रेजुएट अभी बीए कर रही है, फाइनल ईयर में होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछले साल मुलाकात हुई तो सेकंड ईयर में थी। तो पढ़ाई मैटर की, इनोवेटिव आइडिया मैटर किया और उसने स्टार्टअप किया और कमाया। बताइए सहमत है इन 3 एग्जाम्पल से? और बताए जाए। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं कहीं? गाँव में मिलते थे पहले, दिए बनाते थे दिवाली के, लेकिन आज मैं बताता हूँ आपको नोएडा एनसीआर में ये बर्तन बहुत महंगे बिकते हैं। मिट्टी के तवा देखा मैंने, तवा जिसको रोटी बनाते हैं ना, वो भी देखा है वहाँ पे बिकता है। एक तवे की कीमत 450 रुपीज़ है एनसीआर में, और जबकि वो आप खुद बताइए कितने कम में बन के तैयार हो जाता होगा। लेकिन दिमाग तो आप जैसे लोगों ने लगाया ना, वो यहाँ से वो सामान उठाता है। और देखिए उसमें क्या है ना, पोर्टर को भी फायदा है, वो बंदा जो यहाँ से माल उठाता है, भाई जिसके 2 दिए 4 दिए दिवाली में बिक रहे हैं, उसका हर साल माल बिक रहा है, हर महीने माल उठ रहा है, तो उसको कितना फायदा हुआ। वो तो 2-3 महीने में पोर्टर थोड़े, वो तो बिजनेसमैन होगा, 2-4 लोग और लगा लेगा। लेकिन जिसने इनोवेटिव आइडिया लिया वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, सामान यहाँ से उठा के नोएडा भिजवा देता है, वहाँ बिकता है आराम से। और ये नहीं है हर चीज बिकती है मिट्टी की। जितनी ये फोटो तो छोटी है, मैं वहां से फोटो क्लिक नहीं कर पाया जो दुकान पे खड़ा था। तवा बिक रहा है, यहाँ तक कि जो प्लास्टिक के आप शरीर धोने वाला होता है ना, वो भी मिट्टी का बना के बेचना है। बताइए, तो बिकता सब कुछ है, दिमाग आपको लगाना है। और दिमाग ऐसा नहीं कि है नहीं, दिमाग है सबके पास में। तो एग्जाम्पल है ना, ठीक है। अब कोच वर्सेस कंसल्टेंट। कोच वर्सेस कंसल्टेंसी, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजर का एग्जांपल दिया, ट्यूशन वाले टीचर का एग्जांपल दिया, दे ऑल आर कोच वर्सेस कंसल्टेंसी ही करना है। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो इसमें आते हैं। चलिए अब ये लगा कि गांव से रिलेटेड सारे सारे बिजनेस बता दिए, थोड़ा बहुत नया भी बताया जाए। तो जो बच्चे फाइनेंस वर्ड से कौन कौन अवेयर है? फाइनेंस वर्ड से कौन कौन अवेयर है? फाइनेंस, एमबीए विद फाइनेंस, कोई बात नहीं। फाइनेंस में शेयर मार्केट से कौन कौन अवेयर है? शेयर मार्केट वर्ड से कौन कौन अवेयर है? अरे अगर आपने वर्ड सुना तो हाथ ऊपर करो ना, दूसरे का मुंह देख करो। शेयर मार्केट आता है ना, तो देखा है ना, उसमें शेयर खरीदो बेचो, यही होता है ना। इतना आता है, बहुत है। अब अगर हम इसकी एक छोटी सी क्लास ले लें 3-4 घंटे की किसी से, वो ये बता दे कब खरीदना है कब बेचना है। लेकिन जो लास्ट फोटो मैंने लिखी उसमें ट्रेडिंग वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? ट्रेडिंग में क्या होता है, हर शेयर की जो कीमत होती है वो हर दिन बढ़ती और घटती है, एक फिक्स रेट पे नहीं रहती। नाउ वी हैव टू मॉनिटर दैट, कब घट रही है कब बढ़ रही है। घट रही है थोड़े बहुत खरीद लो 5,000 की, शाम को लग रहा है बढ़ गई तो बेच दो, नहीं बढ़ी दूसरे दिन बेच दो, लेकिन रखो मत, रखो। मार्केट कभी भी बहुत ज़्यादा डूब सकता है ना, ये ट्रेडिंग का फंडा होता है। तो आप सीखोगे तो इसका भी स्टार्टअप कर सकते हो ना। जब आप कमाओगे तो आप 2-4 क्लाइंट भी बनाओगे, उन क्लाइंट का प्रॉफिट करोगे तो आपको ब्रोकरेज मिलेगी। तो जितने भी मैंने 6 एग्जाम्पल्स आपको दिए सारे के सारे मेरे सर्विस से रिलेटेड थे, जो कि थोड़े इजी वे में हम कर सकते हैं। अब एक सेल्स वर्ड मैंने यूज किया था, जैसे ये चैलेंजेस अभी आते हैं, हर बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, तो ये तो सब गूगल की नॉलेज है कि चैलेंजेस कैसे हमें फेस करनी है। तो मेरा जो पर्सनल मानना है कि हम चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं, दैट इज सेल्स। सेल्स किसको आती है? हाँ, बेचना किसको आता है? आपको आता है या नहीं आता है? कोई ये कहते मुझे नहीं आता है, हाथ ऊपर कर दो। आता है तो हाथ, आता है वो वाले हाथ ऊपर कर दो जिनको आता है सेल्स करना। सेल्स के नाम से ना बहुत से लोग घबरा जाते हैं, घबराते हो ना, सेल्स की जॉब नहीं करनी, जबकि सेल्स में बहुत पैसा है। जो टारगेट वर्ड मैंने स्टार्टिंग में आपसे स्टार्ट किया था वो सेल्स में जाके खत्म हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ टारगेट जब आपको पता है तो सेल्स में भी बहुत है। जॉब चाहिए सबको। मैनेजर तो कोई पहले दिन नहीं बना दे कि जाओ ये टाई पहन के वहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें 5,000 रुपये 50,000 रुपये देना स्टार्ट करूँगा। ऐसे तो कोई कंपनी है ना, कंपनी आपसे अपना प्रोडक्ट जरूर बिकवाएगी। और अब रही बात बिकवाने की, तो देखो केवल प्रोडक्ट नहीं होता बिकने के लिए, सर्विस भी तो बिकती है ना। दोनों वर्ड यूज हो गए ना, प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट भी बिकता है तो सर्विस भी तो बिकती है। तो हम सब सेल्समैन हैं, हम सब क्या है। अब जो ये कह रहे हैं ना मैंने सेल्स को आते ही नहीं है, सेल्स कोई पढ़ाई थोड़ी ना होती है। जो लोग कह रहे सेल्स नहीं आता है, पीछे ये ब्लैक कैप वाले भैया जरा खड़े हो जाओगे प्लीज, आप खड़े हुए ब्लैक कैप जो पहने। हाँ हाँ, आपके पास बाइक है ना? बाइक पापा ने गिफ्ट की थी, आपने एक बार डिमांड की होगी पापा को कि मेरे को बाइक चाहिए, की ना? इन्होंने ना पापा से डिमांड की कि पापा मुझे बाइक चाहिए, और पापा गए और तुरंत लाके दे दिया। ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना?
क्या कह रहे हो? पहली बार में नहीं हुआ, अगली बार अपने हल्की सी डिमांड को थोड़ा दबाव देके बोला होगा कि पापा प्लीज, कहा होगा कि नहीं? ठीक है, ये सबके साथ है। मैंने इनको खड़ा किया, इट डजंट मीन इनके पास अच्छा एग्जांपल इसलिए इनको खड़ा किया, हो सकता है आपको एग्जांपल ही ना हो, तो इन्होंने अगली बार फिर फोर्स किया होगा, रिक्वेस्ट की होगी। दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ, फोर्स एज वेल एज रिक्वेस्ट, क्योंकि सेल्स में दोनों वर्ड होते हैं, झुकना भी पड़ता है और थोड़ा दबाव भी डालना पड़ता है। तो उन्होंने हो सकता है थोड़ा दबाव, ठीक है अगले महीने दे दूंगा, ये नहीं कहूंगा कि ला मैं लेके अभी लेके आ रहा हूँ, तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, ऐसे नहीं कहो, प्यारा तो सब है, लेकिन दूंगा कब? अगले महीने। क्यों मांगा उन्होंने 1 महीने का टाइम? उन्होंने इनको स्टडी किया, हैवी बाइक के लायक, किसको घुमाएगा, कहाँ लेके जाएगा, स्टडी किया होगा ना, एनालिसिस की होगी ना। तो एक पिताजी अपने बच्चे का एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हमें तो मार्केट की एनालिसिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये सेल्स ही तो थी जब इन्होंने दोबारा अप्रोच लगाया। क्या इनको बिना मांगे नहीं मिली चीज? नहीं मिली, तो आपने वो सेल्स ही की, अपनी स्किल को, अपने रिक्वेस्ट को या अपने चीज को बेचे ही है उन पापा को, भले उसकी वजह से पैसे नहीं मिले, लेकिन बाइक मिल गई ना आपको, ये होगा। ठीक है, बैठो। तो सेल्स सबको आती है, सेल्स सबको आती है, सब करते हो डेली बेसिस पे। छोटा सा बच्चा होता है ना, जो 2 महीने 3 महीने का होता है, बिना रोए उसकी मम्मी उसे दूध पिलाती है। जब वो रोता है ना, तो रोने को सेल्स कहते हैं। रोने को क्या कहते हैं? तो वो बहन हमारी ना बहुत गर्दन झुकाए एकदम डीपली स्टडी कर रही है। क्या देख रही हो यार? सेल्स क्या होता है ये पूछा। सेल्स देखो, कोई भी आदमी सेल्स से नहीं कर सकता, सेल्स सब कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? सेल्स ही तो कर रहा हूँ। आई एम क्या सेल कर रहा हूँ? स्किल बेच रहा हूँ, अपना टाइम बेच रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो टाइम है। तो सेल्स सबको आती है, ये कोई तो कह रहा है मुझे नहीं आती है, मुझे नहीं करनी है। सेल्स तो आप दिन भर कर रहे हो, अपने घर में कर रहे हो। छोटा बच्चा जब कर रहा है तो आप कौन से, आप भी तो कर रहे हो ना, आप भी, आपको कोई चीज तुरंत तो मिल नहीं रही है। आपने भी एमबीए में एडमिशन बीटेक में लिया होगा ना, तो 100-200 बार अपने फादर मदर को कन्विंस किया होगा। वो कन्विंस जो है ना, वही तो सेल्स है। जो कन्विंस वर्ड मैं बोल रहा हूँ, जो कन्विंस कर रहा हूँ आप, वही तो सेल्स है। आप कस्टमर को कन्विंस ही तो करोगे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए या अपने खुद के प्रोडक्ट के लिए जो आप मैन्युफैक्चर करोगे। जितने भी मैंने ऊपर एग्जांपल दिए उनके लिए आप कन्विंस नहीं करोगे तो कोई आपको बिजनेस नहीं देगा। जब तक आप कन्विंस नहीं करोगे कोई आपको बिजनेस नहीं देगा, चाहे आप कितनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन लो। क्योंकि मार्केट में 4 व्हीलर टाटा की भी है, महिंद्रा की भी है, सुजुकी की भी है, सबकी है कि नहीं, बिकती भी है सब। लेकिन जब भी आप उनके शोरूम में जाओगे तो सेल्समैन आपके नतमस्तक हो जाएगा, इतनी सारी क्वालिटी बता देगा अपनी गाड़ियों की। और वही सेल्समैन कल को जॉब छोड़ के टाटा वाला मारुति में मिलेगा तो मारुति की इतनी सारी बता देगा। तो रीजन क्या है? वो कन्विंस कर रहा है ना आपको। तो कन्विंस जब आप घर वालों को करते हैं, वो भी सेल्स है, बस घर वाले जल्दी मान जाते हैं, कस्टमर हमारा जल्दी नहीं मानता है ना। तो इसीलिए मैंने सेल्स को बहुत हैवी वर्ड में लिखा है, क्योंकि सेल्स हम सब कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम सेल्स कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं। और हम मार्केट में सेल्स करने से डर रहे हैं, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर को कि 2 रुपये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ले लो और हमें सैलरी जस्टिफाई हो जाए या हमारा बिजनेस ग्रो कर दे। जिस बच्चे को सेल्स आती है, सेल्स में सबसे जो पहली चीज है वो है हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? और अपनी बात करने का राइट टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि पापा गुस्से में आए हैं फिर बाइक मांग रहे हो। तो राइट टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर के मूड को हमें स्टडी करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, देन वी ऑफर हिम कि भैया अब ये चीज आप लें, टाइम देख के ऑफर करना होता है। ठीक है, सेल्स से अब कितने लोग सेल्स से डर रहे हैं? करते तो सब। जिसको जॉब करनी है उसको सेल्स करनी आनी चाहिए, और जिसको बिजनेस करना है उसको डबल सेल करनी आनी चाहिए, क्योंकि मालिक जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा ना, जॉब वाला तो कम कमाएगा। तो टारगेट अचीवर आपको बनना है, तो यू हैव टू नो हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, हाउ टू सेल अवरसेल्फ। अपने आप को भी तो बेचना है ना, हमने जितनी बातें हमें बोलते हैं अपने आप को बेच रहे हैं ना। तो सेल्स से कभी नहीं करना है। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो, कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो? कोई बात नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन हो दिमाग में? एमबीए स्टूडेंट्स? हाँ हाँ
आप ये आइडिया अपने कॉलेज के टीचर को बताइए, वो अपने आईआईसी के प्लेटफॉर्म पे जो स्टार्टअप हमारा इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है उसमें अपना प्रोजेक्ट का पूरा लिखिए। पहले देखिए जो आइडिया आपके दिमाग में उसे पेपर पे लिखिए। जो लोग अभी तक हमें पेपर पे नहीं लिखते ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसको ग्रो करना है तो एक जेब में डायरी और पेन तो होना चाहिए। रीजन क्या है कि हम अपनी बातों को लिखते हैं ना, वो बात बहुत परफेक्ट हो जाती है। ये मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको, जो बात हम लिखते हैं ना पेपर पे वो बात बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो आप अपने आइडिया को अगर पेपर पर उतार के दे दोगे, बल्कि अपने फॉर्म के नाम के साथ दे दो, फॉर्म के नाम जो भी आपने सोचा हुआ है। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि वो फॉर्म एक दिन चमक जाएगी, बहुत बढ़िया। तो अपने टीचर को शेयर करो जो सर हैं आईआईसी प्रेसिडेंट, और अपनी फाइल को प्रेजेंट करो, और ही विल डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ग्रांट हो सकता है दिलाने की। ग्रांट भी मिलती है, ऐसा नहीं कि फ्री में जा रहा है, आपको ग्रांट भी मिली। ठीक है, कोई क्वेश्चन और किसी का है? मैं थैंक यू बोल दूं सभी को। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों स्पीकर्स का भी जिन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर किया, और आप लोगों का भी जो आपने बड़े धैर्य से इन चीज़ों को सुना। और इसी के साथ ये लेक्चर सीरीज तो चलती रहेंगी। आप लोगों से जो कंटेंट या जो आज आपको नॉलेज मिली है, इसको किस तरह से फ्रेमवर्क में हमको कन्वर्ट करना है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से अपने कॉलेज की तरफ से, डायरेक्टर सर की तरफ से दोनों स्पीकर्स को थैंक्स देता हूँ, और थैंक्स के साथ दोबारा से उम्मीद करेंगे कि हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और कुछ बच्चों को नए कंटेंट के साथ बच्चों से जुड़ेंगे। थैंक यू।